हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 आपका मटीरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सर आपने मटीरियलिटी तो बोला ही नहीं बेटा, हमने मटीरियलिटी ऐसे 320 में पहले ही कवर कर लिए। तो ये सारे ऐसे 315, 320, 330, 265 हमने ये पहले ही कवर कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के अदर देन एसेज वाले पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक सारी की सारी चीजें, ऐसे एसआरई, ऐसे अदर देन एसेज, जो जितना भी पार्ट है वो सब कुछ कवर कर लिया है। एंड हमने चैप्टर नंबर 9 का प्रोफेशनल एथिक्स भी कवर कर लिया, जो आपको बहुत पसंद आया था। तो अगर आपने ये वीडियोस भी नहीं देखे तो वो वीडियोस भी जरूर देख लेना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद आप ये एसेज भी देख लेना ताकि आप अच्छे से कोरिलेट करके समझ पाए चीजों को। चलिए शुरू करते हैं हमारे नोट से। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके इन्हें फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट रिस्क के बारे में। तो एज एन ऑडिटर हमारा सबसे बड़ा काम होता है ओपिनियन देना। तो सबसे बड़ा रिस्क हमारा यही है कि हमने गलत ओपिनियन दे दी। गलत ओपिनियन दे दी, कब दे देंगे गलत ओपिनियन? दो सिचुएशन हो सकती है। एक हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है, लेकिन हमने बोल दिया कि मटीरियली मिसस्टेटेड है। दूसरी हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन हमने बोल दिया कि भाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो भाई दूसरी जो रिस्क है ना, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है लेकिन हमने बोल दिया नहीं है, ये हमारी ऑडिट रिस्क है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, उनको लगेगा हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत होंगे। पहली वाली रिस्क से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और हमने बोल दिया कि सही नहीं है, तो फिर भाई मैनेजमेंट जो है उसको एक्सप्लेनेशन देके जस्टिफाई कर सकती है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है और एविडेंस हमको मिल जाएगा, हमको कुछ गलत मिलेगा ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे गलत है। ठीक है, तो हमारा काम होता है, हमारा ऑडिट रिस्क होता है कि भाई इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, यस सर। अब इसमें ना ऑडिट रिस्क में 3 रिस्क आते हैं हमारे पास: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। सर ये आज तक हमें समझ में नहीं आया होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी में, उस पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री में, या फिर जिस बिजनेस में वो है, उस बिजनेस में कोई मटीरियल रिस्क, या फिर जो पर्टिकुलर हम असर्शन की बात कर ले, कोई भी अकाउंट की बात कर ले, अकाउंट बैलेंस की बात कर ले, ट्रांजेक्शन की बात कर ले, उसमें क्या मटीरियल रिस्क होने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से कोई रिस्क होने की संभावना है या नहीं है। अगर है तो क्या वो रिस्क कंट्रोल पकड़ सकते हैं, क्या वो रिस्क को कंट्रोल प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं एंड मिनिमाइज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या ऑडिटर उनको पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या कि भाई उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इवेंट या फिर बिजनेस के नेचर के हिसाब से जो रिस्क एसेस करता है उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। एग्जांपल हम देखेंगे। दूसरा आता है हमारे पास कंट्रोल रिस्क, कि भाई जो इनहेरेंट रिस्क है उसको कंट्रोल पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। और तीसरा आता है अगर कंट्रोल भी ना कर पाए तो क्या हम एज एन ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उस रिस्क को अपन डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। अगर हम ये तीनों भी नहीं कर सकते उस रिस्क को करेक्ट, तो फिर हमारा रिस्क आ जाता है रॉन्ग ओपिनियन का, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। यस सर, समझ में आ गया। इसमें हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स 2 होते हैं। ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स 2 होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, जो हम पढ़ते हैं, जो हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने हमारा ऐसे शुरू किया है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क, जो ऑडिटर का होता है। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क। ये सारी चीजें एक बार हम अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट की सबसे पहले हम हेडिंग में जो है बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो ऑडिट रिस्क कौन सा रिस्क है? वो रिस्क जब हम इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देते हैं व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। मतलब हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियल मिसस्टेटेड, लेकिन जबकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। इसके 2 कंपोनेंट है, एक है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? वो रिस्क, ये रिस्क की मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिफोर ऑडिट। मतलब ऑडिट से पहले ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। इसका कितना रिस्क है उसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन टू मिसस्टेटमेंट। सर ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी। क्या बोला मैंने? सेंसिटिविटी, कितना मिसस्टेटमेंट होने की संभावना है उस असर्शन में। ठीक है, असर्शन लेवल की बात करता है कि उस पर्टिकुलर असर्शन में कितना मिसस्टेटमेंट होने की संभावना है, उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क।
ठीक है। और वो मिस स्टेटमेंट ऑब्वियसली हमें मिस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। तो वो मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल हो सकती है या तो इंडिविजुअली या फिर जब हम एग्रीगेट करते हैं, ऐसे 450 मैंने आपको बताया था कि हम एग्रीगेट करते हैं सारे मिस स्टेटमेंट को, तो या तो एग्रीगेट करके या फिर इंडिविजुअली वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो सकती है, अज्यूमिंग कि हमने उस पर कोई भी अभी तक कंट्रोल नहीं लगाया, क्योंकि कंट्रोल हम बाद में लगाते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना इनहेरेंट रिस्क में ये पता करना है कि भाई उसके नेचर के हिसाब से क्या उसमें रिस्क होने की संभावना है या नहीं है, ठीक है। अभी कंट्रोल्स की हम बात ही नहीं करें, कंट्रोल्स को हमने देखा ही नहीं कि अच्छा ये रिस्क है तो इसके ऊपर ये कंट्रोल है तो इसलिए इनहेरेंट रिस्क नहीं है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ उसके नेचर के हिसाब से पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल रिस्क के बारे में, कि जो रिस्क हमने अभी देखी इनहेरेंट रिस्क, क्या वो रिस्क हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स है, क्या वो उसको प्रिवेंट कर पाएंगे या फिर उसको डिटेक्ट एंड करेक्ट कर पाएंगे उन मिसस्टेटमेंट को जो मटेरियल है, आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। एंड एक बात आप ध्यान रख लेना, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इंटरनल कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो हमें बोलता है कि हम सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस ले सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स लगा के एंटिटी में, हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकते। और इसी वजह से हम ऑडिटर, एज एन ऑडिटर भी रीजनेबल अश्योरेंस ही दे सकते हैं, हम कभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। तो इसलिए छोटा भले थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रिस्क हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई लिमिटेशंस है इंटरनल कंट्रोल्स की भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट दूसरा हमारा डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मतलब वो रिस्क कि ऑडिटर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा आफ्टर परफॉर्मिंग इस प्रोसीजर्स, और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो सकता है इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड अदर मिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। एंड एक और आप बात यहां ध्यान से समझो, मैंने बोला कि भाई इस एंटिटी में ना रोमम ज्यादा है, मतलब इसका इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है और इसका कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है। तो अगर रोमम ज्यादा है, आपको पहले से ही पता चल गया कि भाई आपने असेसमेंट किया हुआ 315 में जो हम असेसमेंट करते हैं उसके हिसाब से आपने असेसमेंट किया और आपको पता चल गया कि भाई रोमम ज्यादा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप एज एन ऑडिटर आपका प्रोसीजर बढ़ा दोगे, आपका जो भी टेस्टिंग है, सैंपल साइज है, वो सारी चीजें बढ़ा दोगे, तो क्या आपका डिटेक्शन रिस्क बढ़ेगा या फिर कम होगा? अगर किसी एंटिटी में रोमम ज्यादा है, आपने अपना काम बढ़ा दिया, आपने अपने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, तो क्या डिटेक्शन रिस्क बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा हमारा डिटेक्शन रिस्क, क्योंकि हम काम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा डिटेक्शन रिस्क कम होगा। तो रोमम और डिटेक्शन रिस्क का इनवर्स रिलेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। एक बढ़ता है एक कम होता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि डिटेक्शन रिस्क और रोमम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द पर्टिकुलर कंसर्न टू ऑडिटर। रिस्क ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टू ऑडिटर मतलब कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर रिस्क है जो हमारे लिए एज एन ऑडिटर कंसर्निंग है, जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन से ऐसे रिस्क है? सबसे पहला ये रिस्क कब होंगे? सबसे पहला हो रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, मतलब जिस इंडस्ट्री में एंटिटी काम कर रही है उस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स तो हो रहा है, लेकिन वो इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है। मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहा है और दूसरा आप बोल रहे हो इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है, ऐसा कैसे? ऐसे ही याद रहेगा आपको। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहा है लेकिन इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है। इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है इसका मतलब क्या? हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इन्वेंट्री, मतलब हमारे पास लैक ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इन्वेंट्री को आपको जानना है तो आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। सर क्या बोल रहे हैं? इन्वेंट्री को जानना है तो फिजिकल काउंट कर लो ना। मैं वही बता रहा हूं, आपको कंट्रास्ट करके ही याद रहेगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है। इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है तो हमारे पास लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को चेक करना है तो हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेक करना पड़ेगा, और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेक करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लगती है अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेक करने के लिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जब भी आपको ऐसा दिखे ना 10-12 पॉइंट्स लिखे हुए, इसे यानी 8-9 पॉइंट्स लिखे हुए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो मैं बता रहा हूं आपको है ना मैक्स टू मैक्स 6 या 7 पॉइंट आप याद कर लो, उससे ज्यादा पॉइंट याद मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही 4-5 मार्क का आता है तो आपको 4-5 पॉइंट ही लिखने। 1-2 पॉइंट आपने भूल गए तो इसलिए आप 6 या 7 पॉइंट याद रखा, उससे ज्यादा याद रखने की कोशिश मत करना, भूल जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। इसमें बोल रहे हैं कि व्हाट आर द रिस्क दैट आर पर्टिकुलर कंसर्निंग टू द ऑडिटर, कि हम एज एन ऑडिटर हमारे लिए कौन से रिस्क जो है वो पर्टिकुलर कंसर्न वाले, कंसर्न जिसके लिए हम कंसर्न हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइनिंग है। इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है तो हमारे पास लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को चेक करना है तो आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेक करना पड़ेगा, जिनकी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, हाई मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है, और इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेक करने के लिए जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। तो इसको अगर मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो मैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करूंगा? ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू रोमम इनटू
डिटेक्शन रिस्क, रोमम इज इक्वल्स टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो रोमम की जगह पे इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क में रख सकता हूं? यस सर। तो ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, ये आपका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपका एकदम डायरेक्टली छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जो बहुत इजी आएगा, जो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। सबसे पहला उन्होंने बोला आपको क्वेश्चन में कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क ना, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क हमारा 40% है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क हमारा 40%, इसका मतलब क्या हुआ, इनहेरेंट रिस्क विदाउट कंसीडरिंग कंट्रोल्स, इनहेरेंट रिस्क हमारा 40% है। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस 75% है। मतलब जो रिस्क होगा, जो भी हमारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, उसको कंट्रोल्स प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट कर लेगा 75% तक। मतलब 25% नहीं कर पाएगा, तो 25% हमारा क्या हुआ, कंट्रोल रिस्क। ठीक है, एंड ऑडिटर का जो डिटेक्शन लेवल ऑफ फ्रॉड्स है, मतलब अगर फ्रॉड्स या फिर मिस स्टेटमेंट्स हो रहा है तो उसको हम कितना लेवल तक डिटेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, 60%। क्या इसमें बोल रहे हैं नहीं कर सकते? नहीं, इसमें बोल रहे हैं डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो नहीं कर सकते वो कितना हो जाएगा, 100 - 60 40। ठीक है, हमें पता चल गया इनहेरेंट रिस्क 40%, कंट्रोल रिस्क 25% एंड डिटेक्शन रिस्क 40%। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया भाई ऑडिट रिस्क बता दो, तो सबसे पहले हम रोमम निकाल देंगे। रोमम कैसे निकालेंगे, इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क 40% इनटू 25% इक्वल्स टू 10%। सर 40 × 25 10 थोड़ी होता है बेटा, थोड़ी सी मैथ्स है इसमें कि आप 40 × 25% करोगे तो 10% ही आएगा। ठीक है, फिर आप अपना ऑडिट रिस्क निकालेंगे, रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क, तो 10% इनटू 40% इक्वल्स टू 4%। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑडिट रिस्क 4%। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव एज एन ऑडिटर यही होता है कि हम ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करें टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, कि भाई कम से कम रखो। जीरो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंट्रोल रिस्क को भी जीरो नहीं कर सकते, डिटेक्शन रिस्क को भी जीरो नहीं कर सकते, इनहेरेंट रिस्क को भी जीरो नहीं कर सकते। तो आपको कम से कम रखना है अपना ऑडिट रिस्क, इसके लिए आपको ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है सर, यस सर, यही बात यहाँ पे की गई है। ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू डिटेक्शन रिस्क इनटू रोमम, एंड ऑडिट रिस्क वो इनहेरेंट को हमने रोमम को हमने इनहेरेंट और कंट्रोल से रिप्लेस कर दिया और डिटेक्शन रिस्क यहाँ पे आ गया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क के बारे में, कि मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या, अगर मटेरियलिटी ज्यादा है तो हमारा ऑडिट रिस्क कम होगा, अगर मटेरियलिटी कम है तो हमारा ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। एंड मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क ना आप कंसीडर करते हो थ्रू आउट द ऑडिट। ऐसा नहीं हमने प्लानिंग में ना मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क डिसाइड कर लिया, फिर मटेरियलिटी डिसाइड कर ली, उसके बाद हमें मटेरियलिटी देखनी नहीं है। हमने ऐसे 320 में पढ़ा था कि हमको मटेरियलिटी बार बार रिवाइज करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें आपको यही बताना है कि भाई मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क हम थ्रू आउट द ऑडिट कंसीडर करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में कंसीडर करके बैठ नहीं जाते। ठीक है, यस सर। अब आते हैं स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे नाम तो है स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, लेकिन ये वो वाले स्टेप्स की बात कर रहा है जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें स्टेप्स क्या क्या करने पड़ते हैं उसकी बात कर रहा है ये। तो ये वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, तब आपको सबसे पहली चीज जो करनी पड़ती है वो है एसेस सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क। वो रिस्क कितना बड़ा है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, वो पता करना पड़ता है अपने को। वो क्या पता करेंगे, वो कैसे देखेंगे कि भाई वो कितने असर्शंस को इफेक्ट कर रहा है, कितने असर्शंस पे इंपैक्ट डाल रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, अगर हमें रिस्क की इंपॉर्टेंस पता करनी है, सिग्निफिकेंस पता करनी है, सबसे पहले कितने असर्शंस को इफेक्ट कर रहा है वो देखेंगे। दूसरा, उसमें कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, अगर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क। दूसरा हम देखेंगे कि भाई वो कितने चांसेस है उसके होने के, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, कितने चांसेस है उसके होने के, एंड अगर होने के ज्यादा चांसेस है तो क्या मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स है उसके लिए, क्या मैनेजमेंट कैसे उसको रिस्पॉन्ड करने वाली है, कैसे उसको हैंडल करने वाली है। एंड मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स हमेशा होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस कितनी है उस रिस्क के लिए। ठीक है, यस सर। इसमें सिंपल बात कर रहा है स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स नहीं है, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद वाले स्टेप्स है। सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, रिस्क की कितनी सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे, कितने असर्शंस को इफेक्ट कर रहा है और कितने असर्शन पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे उसका कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर है तो मतलब वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस देखने के बाद हम देखेंगे लाइक्लीहुड ऑफ कितना अकर हो सकता है, कितना अकरेंस है उसका लाइक्लीहुड का, एंड
अगर लाइक्लीहुड अकरेंस है तो हम ये देखेंगे क्या मैनेजमेंट का रिस्पांस है उसके लिए। मैनेजमेंट का एक ही रिस्पांस होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो क्या नेचर है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, कितनी इफेक्टिवनेस है। एंड हम ये भी देखेंगे क्या वो हमारा इनहेरेंट रिस्क है या नहीं है, मतलब वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट रिस्क भी हम देखेंगे। ठीक है, यस सर। फिर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में, कि पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स अकाउंट बैलेंस में हो सकती है, इसके इंडिकेटर्स क्या क्या है। उसके इंडिकेटर्स के लिए आपको 4 चीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहला आपके एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, ये तो आपके असर्शंस हो गए, एंड ये सारे असर्शंस को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये 4 आपको चीजें देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ। ये बहुत रेयरली क्वेश्चन आएगा पूछने के लिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है आप इसको ऊपर से करेंगे तो भी चलेगा। रिकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि अगर कोई इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग हो रही है, इनएक्यूरेट कैप्चरिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट हो रहा है, मतलब जो सोर्स डॉक्यूमेंट हम कैप्चर करते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, वो कैप्चरिंग गलत हो रही है, प्रोसेसिंग गलत हो रही है, एडजस्टमेंट जो आपने लेजर्स में बनाया एडजस्टमेंट्स वो गलत है। ठीक है, एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब फिक्टिशियस है या फिर अनऑथराइज्ड है या फिर डुप्लीकेटेड आपने कोई ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया है, या फिर जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन एंटर करते हो वो ओवरस्टेटेड है, ज्यादा आपने बता दिया है या फिर डुप्लीकेट कर दिया, तो मतलब एग्जिस्टेंस खराब है, उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं फिर भी हमने उसको ट्रांजैक्शंस को एंटर कर दिया। कंप्लीटनेस, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर ही नहीं हुए या फिर कैप्चर ही नहीं किया हमने, तो उसकी कंप्लीटनेस पे शक हो सकता है। कट ऑफ मतलब क्या है, एक ट्रांजैक्शन को हमने दूसरे पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया, वो हमारा कट ऑफ का इंडिकेटर हो गया। तो ये थे आपके इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, जिसके आने के थोड़े कम चांसेस है, आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आता है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। भाई जो भी हम कर रहे हैं ना, अभी तक हमने जो भी अभी तक किया, जितने भी ऐसे एसआरई जो भी हमने किया अभी तक, जितना भी हमने ऑडिट वाला कंटेंट पढ़ा है वो सब इसी पे बेस्ड था, विच इज रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। हम जो ऑडिट करते हैं वो रिस्क के बेसिस पे करते हैं। जहां पे हमें रिस्क ज्यादा मिलता है वहां पे हम अपने रिसोर्सेज ज्यादा लगाते हैं, जहां पे हमें रिस्क कम मिलता है वहां पे हम अपने रिसोर्सेज भी कम लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात, नो बकवास, क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमें अपने ऑडिट रिस्क को कम से कम रखना है। तो जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे ज्यादा प्रोसीजर्स कर लो, जहां पे रिस्क कम है वहां पे कम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो। ठीक है, यस सर। तो ये रिस्क में क्या, ये अप्रोच क्या बोलती है कि हम इसमें ऑडिट रिस्क को ऐसे एनालाइज करते हैं, मटीरियलिटी को ऐसे सेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर ऑडिट रिस्क एनालिसिस, हमारे रिस्क के एनालिसिस के हिसाब से, एंड हम ऑडिट प्रोग्राम को भी ऐसे डेवलप करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम पता है वो सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, जिसमें हम अपने जो भी अंडर काम कर रहे हैं उनको बताते हैं भाई क्या क्या आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। तो वो जो ऑडिट प्रोग्राम है हम ऐसे बनाते हैं ताकि हम लार्जर पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज को हाई रिस्क एरियाज पे एलोकेट कर सके, जो हाई रिस्क एरियाज है वहां पे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट कर सके। ये बोलता है आपका रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं आपके, 3 स्टेप्स होते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट के। सबसे पहला होता है रिस्क को एसेस करो, एसेस करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करने के बाद रिपोर्टिंग कर दो, जो सिंपल हमारे ऑडिट के स्टेप्स होते हैं, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और रिस्क रिपोर्टिंग। ठीक है, इसमें ना 2 आपके स्टेप्स दिए हुए, एक रिस्क असेसमेंट का क्या स्टेप्स होता है वो पूछा गया, एंड एक होता है रिस्क रिस्पॉन्स के, क्या रिस्क रिस्पॉन्स करते थे हम किन मैटर्स को कंसीडर करेंगे वो पूछा गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं हमारे प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क स्टेप्स फॉर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के लिए आपके पास क्या क्या स्टेप्स है। भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको पूरा ऑडिट का प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, आधा ऑडिट का प्रोसीजर लिखना है, आधा क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। रिस्क असेसमेंट करने के लिए आप सबसे पहले ऑडिट में क्या करते हो, सबसे पहले होता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्लाइंट को आप एक्सेप्ट करते हो, कंटिन्यूस होते हो, वो प्रोसीजर्स करते हो SQC 1 के हिसाब से। दूसरा, उसके बाद आप करते हो प्लानिंग। ठीक है, आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, आप ऑडिट की प्लानिंग करोगे। ऑडिट की प्लानिंग करने के बाद आप करते हो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या परफॉर्म करते हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आप क्या करते हो, रोमम का असेसमेंट करते हो, रिस्क का असेसमेंट करते हो ना, तो रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट करते हो, और वो असेसमेंट इन्फॉर्म्ड असेसमेंट होता है। इन्फॉर्म्ड असेसमेंट का मतलब होता है कि आपने सारी चीजें कंसीडर करने के बाद वो असेसमेंट किया। ठीक है, तो रोमम का इन्फॉर्म्ड रोमम का असेसमेंट करते हो। ठीक है, रोमम का असेसमेंट करने से आपको सिग्निफिकेंट रिस्क पता चलता है। सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए आप इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हो। इंटरनल कंट्रोल्स में आपको वीकनेसेस पता चलती है, मटेरियल वीकनेसेस है या नहीं आप ये भी पता करते हो। तो सिंपल ये हमारा प्रोसेस था पूरा, स्टेप्स फॉर रिस्क असेसमेंट के। रिस्क असेसमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले हम क्लाइंट एक्सेप्टेंस करेंगे, फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, और ये इन्फॉर्म्ड असेसमेंट करेंगे। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करने के बाद हमने सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया, उसके अगेंस्ट हमने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, लेकिन पता चला है भाई उस इंटरनल कंट्रोल में भी मटेरियल वीकनेसेस है। ठीक है, यस सर, ये आपको एसएच मैं आपको बता ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, तो आपको इतने सारे पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 6-7 पॉइंट याद रखोगे तो भी चलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से आपको मेजरली सारे पॉइंट्स जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क रिस्पॉन्स के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। हमने अभी तक रिस्क एसेस कर लिया कि भाई क्या रिस्क है, कितना रिस्क है, हाई है, लो है, ज्यादा है, मीडियम है, सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है। उसके बाद हम उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे बेसिकली। तो उसमें हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। सबसे पहला भाई रिस्क रिस्पॉन्ड के लिए एक बार आता है हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद आपका आता है SA 330 व्हिच इज फैप। फैप इज योर
फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स किसको एड्रेस करते हुए? सिग्निफिकेंट रिस्क को एड्रेस करते हुए। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हम किसके एड्रेस करते हुए करते हैं? किसको ध्यान में रखते हुए करते हैं? सिग्निफिकेंट रिस्क को ध्यान में रखते हैं। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें आती थी, एक आता था आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एक आता था आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की जगह यहां पे है इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स हम देखेंगे, उन इंटरनल कंट्रोल्स को देखेंगे जिससे हमारी नीड फॉर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम हो जाए। इसका मतलब क्या? अगर इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है तो हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल सही है। दूसरा हम देखते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को, कि क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को हम अलोन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बिना रिस्क, बिना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के क्या हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके कंफर्ट ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, ये हम चेक करेंगे। अगर हम अलोन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तब हमें उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या? हमें वो प्रोसीजर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे जो मैनेजमेंट कभी सोच ही नहीं सकता, मैनेजमेंट कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, एंड दूसरा एक हो गया सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स एंड दूसरा आता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हम ये भी देखना है कि क्या हमें सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन फॉर रिस्क रिस्पॉन्स। इसमें हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है, एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। रिस्क रिस्पॉन्स में आपको क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है? सबसे पहला आपको फैप देखना पड़ता है। फैप किसको एड्रेस करते हुए? सिग्निफिकेंट रिस्क को एड्रेस करते हुए। अब अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है, फैप में हमें दो चीजें आती है, एक होता है टीओसी, एक होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। टीओसी में आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल्स, ये देखना है कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम करने की जरूरत है। एंड दूसरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, क्या हम सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स से हमारा असर्शंस जो है उसको एड्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम उससे कर रहे हैं तो हमें एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी रखना पड़ता है। एंड दूसरा आता है हमारे पास सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं टू रिड्यूस द नीड फॉर अदर प्रोसीजर्स। मतलब अगर हमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कर लिया, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर लिया, तब हमें बाकी और प्रोसीजर्स करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमें कंसिडर करना है, बेसिकली ये सारी चीजें कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक फॉर रिस्क असेसमेंट। अब जितना भी टॉपिक आएगा वो आएगा आपका इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम उसके मीनिंग को ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मीनिंग क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, आपने जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लगाए वो पूरे एंटिटी में कैसे दिख रहे, ओवरव्यू क्या है उसका, पूरा सिस्टम आपका कैसा है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देसी भाषा में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो भी एंटिटी ने अडॉप्ट किए, जितने भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंटिटी ने अडॉप्ट किए, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। ठीक है, किस बात के लिए ऑब्जेक्टिव? फॉर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस, ताकि उसका बिजनेस आराम से चले। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या? ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो भी एंटिटी ने लगाया ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। ऑब्जेक्टिव्स किस बारे में? ताकि उसका बिजनेस जो है वो आराम से चले। आराम से मतलब क्या? ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट में चले। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला, इसमें एक बार हमने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मैनेजमेंट की पॉलिसी का एडरेंस, मतलब मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको एडर करना। एडर मतलब क्या? उसको कंप्लाई करना। यहां पे आप कंप्लाई भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो मैनेजमेंट की पॉलिसी को कंप्लाई करना। कौन सी पॉलिसी? मैनेजमेंट ने किसके लिए पॉलिसी बनाई है? फॉर सेफगार्डिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट ने किसके लिए पॉलिसी बनाई है? फॉर सेफगार्डिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम, किससे सेफगार्ड करना है अपने को? सेफगार्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो किससे प्रोटेक्ट करना है अपने को? फ्रॉड और एरर से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये एक आपका छोटा सा ट्रिक बोल लो, आप जो भी बोलना चाहो, ये आपका छोटा सा ट्रिक है फॉर रिमेंबरिंग कि भाई आईसीएस का क्या काम होता है। एडरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी, किस लिए पॉलिसी बनाई है? टू सेफगार्ड रिकॉर्ड्स एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ आईसी। जब आप आईसी को टेस्ट कर रहे हो, जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो, बेसिकली उसमें आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखना चाह रहे हो। तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को जब आप देखना चाह रहे हो ना, तो आपको तीन चीजें कंसिडर करनी है। तीन चीजें कंसिडर करनी है। सबसे पहली चीज, किसने कैसे अप्लाई किया था। ठीक है, कंसिस्टेंसी, कैसे कितनी बार अप्लाई किया था, एंड बाय हुम, किसने अप्लाई किया था। कैसे अप्लाई किया था, कितनी बार अप्लाई किया था, एंड किसने अप्लाई किया था। ये तीन चीज आपको कंसीडर करनी है व्हाइल टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर इसको मे बी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बोलेंगे ये तीन ऑप्शन दे देंगे और कोई चौथा ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे विच वन इज नॉट देयर इन व्हाइल टेस्टिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब अकाउंटिंग सिस्टम के रिलेटेड में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव अगर आपको आ जाए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब दो चीजों से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। एक होता है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन से जो बनते हैं एसेट्स। एक होता है ट्रांजैक्शन से जो एसेट बनते हैं वो। तो ट्रांजैक्शन में हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाए वैसे ही प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड कर लो आफ्टर ऑथराइजेशन।
ठीक है, रिकॉर्ड तो कर लो लेकिन आफ्टर ऑथराइजेशन रिकॉर्ड करो। एंड एसेट्स में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जितने भी एसेट्स हैं हमेशा उसको फिजिकली वेरीफाई करते रहना चाहिए इंटरवल्स पे, ताकि हम उसको सेफगार्ड कर सके, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, ताकि मतलब अगर हम उसको बार बार इन्वेंटरी टेकिंग करते रहेंगे, बार बार फिजिकली वेरीफाई करते रहेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा ना कि हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से और फिजिकली हमारे पास इतने एसेट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो इसी वजह से सेफगार्ड रहेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बार बार ये वाला मेरे से पेज खुल जाता है, कोई बात नहीं। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होने चाहिए एंड ट्रांजैक्शंस ऑथराइजेशन के बाद ही रिकॉर्ड होने चाहिए। एसेट्स हमेशा वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल्स, जो हमने कारों में पढ़ा था पिछली बार, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने कारों के बारे में, कि हमारे जो एसेट्स हैं वो फिजिकली वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल्स होने चाहिए। एंड दूसरा जो एसेट्स है सेफगार्ड होने चाहिए। सेफगार्डेड किसके लिए? फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज एंड डिस्पोजिशन। एक्सेस मतलब कोई ऐसे बिना अनऑथराइज पर्सन, मतलब जिसको ऑथराइजेशन नहीं है उस जो एसेट्स को एक्सेस करने की, वो एक्सेस कर रहा है, यूज कर रहा है, या फिर उसको मिसप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। एक दूसरा पॉइंट है, इसमें एक छोटा सा बारीकी है। एक दूसरा पॉइंट आता है आपके पास, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यहां पे आप ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन है ना, आपके आईसीए मॉड्यूल में भी है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर अकाउंटिंग सिस्टम, यहां पे नीचे बेसिक, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड है यहां पे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। यहां पे कंट्रोल भी है और यहां पे वहां पे कंट्रोल नहीं था। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, भाई एक अकाउंटिंग सिस्टम का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है? उसका सिर्फ सिंपल सा इतना ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी ट्रांजेक्शन है, उसका हम जितने भी हमारे पास 5 वो असर्शंस थे ना ट्रांजैक्शन वाले, OCACC, वो 5 असर्शन यहां पे हमारे कंप्लीट होने चाहिए। इसका मतलब क्या? उसका अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन, ये प्रॉपर होना चाहिए। अकरेंस का मतलब क्या? वो ट्रांजैक्शंस रियल होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कोई फेक ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर दिया। कंप्लीटनेस मतलब क्या? सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होने चाहिए। एक्यूरेसी मतलब क्या? वैल्यू उसका सही होना चाहिए। कट ऑफ मतलब क्या? उसको टाइमली रिकॉर्ड करना है, जिस टाइम में हुआ है उस टाइम में रिकॉर्ड करना है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? क्लासिफिकेशन उसका सही होना चाहिए। फिर प्रेजेंटेशन मतलब उसका डिस्क्लोजर सही होना चाहिए। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, पोस्टेड, वो सारे ट्रांजैक्शन मैंने पोस्ट कर दिए एंड सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली समराइज्ड है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। एंश्योर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रियल, रिकॉर्डेड, प्रॉपर्ली वैल्यूड, रिकॉर्डेड टाइमली, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्लोज, प्रॉपर्ली पोस्टेड एंड प्रॉपर्ली समराइज्ड। ठीक है, तो 5-6 असर्शंस वाले भी याद कर लोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा एंड वही आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, एंड एक और आप बात ध्यान रखना, उसमें आपका क्वेश्चन था ना जो आपके ऐसे मॉड्यूल में था, उसमें बोला था कि अगर ये जो आपने क्वेश्चंस पूछे कि क्या ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन रियल हैं, क्या सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, क्या सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली वैल्यूड है, अगर इन सबका आंसर्स, ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये मैंने जो कॉमा लगा रखा है ना, ये अलग अलग पॉइंट्स है, तो आपको ऐसे पॉइंट्स में लिखना है, ऑल ट्रांजैक्शन आर रियल, ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजैक्शन आर प्रॉपर्ली वैल्यूड, ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड टाइमली, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स है। तो उसमें ये बोल रहा है कि अगर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर सही है, पॉजिटिव है, मतलब यस है कि हाँ हमने सारे ट्रांजैक्शन अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया, रियल है, सब कुछ है, ये सब है, तो आप ऑडिटर इज जस्टिफाइड टू लिमिट हिज अकाउंट बैलेंस टेस्ट, तो आप अकाउंट बैलेंस में जो टेस्ट करते हो उसको आप लिमिट कर सकते हो, अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस, सारे आंसर्स आपके पॉजिटिव है, अगर आपके सारे आंसर्स यस में है तो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने ऊपर पढ़ा था भाई, इंटरनल कंट्रोल्स ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? हम पढ़ते हैं हमारे हैंड रिटन नोट से। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन की। भाई हम में ही कुछ गलती है, हम जब इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं ना तो हम में ही कुछ गलती है जिसकी वजह से लिमिटेशंस है इंटरनल कंट्रोल्स पे। सबसे पहली गलती हमारी ह्यूमन एरर की है। भाई जब हम इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं ना तो उसमें कुछ कुछ एरर्स हो सकते हैं हमसे, हमें क्या पता, उस इंटरनल कंट्रोल का पर्पस ही ना पता हो कि भाई वो इंटरनल कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, कैसे लगाना है, और हम वो गलती से लगा दे, किसी और पे लगा दे। 1 लाख की ट्रांजैक्शन को हम 10 लाख पढ़ के 10 लाख पे हम इंटरनल कंट्रोल लगा दे। ठीक है, तो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। दूसरा, हमारे अंदर भी तो चोर हो सकता है ना भाई, हम अच्छा जरूर थोड़ी कि गलती से ही कुछ हो जाए, फ्रॉड भी तो हो सकता है। एक था एरर, एक है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब कि आपने सरकमवेंट कर दिया थ्रू कॉल्यूजन, मतलब आपको सपोज, आपका एक एग्जांपल देता हूं, आपका एक्सपेंस जो है आपका मैनेजर अप्रूव करता है, आपने मैनेजर के साथ ही मिली भगत कर लिया, उसको बोला कि मैं जितने भी एक्सपेंस डालते जाऊंगा तो अप्रूव करते जाना, वैसे भी कंपनी पे करनी है, अपन आधा आधा बांट लेंगे। तो ये हो जाता है सरकमवेंशन थ्रू कॉल्यूजन। एंड इसी से मिलता जुलता है अब्यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रांजैक्शंस, मतलब उसके जो एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉइज के एक्सपेंसेस अप्रूव करेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब्यूज कर रहा है। कैसे अब्यूज कर रहा है? उसके साथ कोलाइड करके, उसको बोल के कि भाई तू ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस डाल, मैं ज्यादा से ज्यादा अप्रूव कर लूंगा और मैं खुद सारा पैसा रख लूंगा। ये होता है अब्यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल है कि भाई ह्यूमन के वजह से भी एक इंटरनल कंट्रोल्स में, अब हमने इंटरनल कंट्रोल तो बहुत अच्छा लगा लिया कि भाई एम्प्लॉइज के जो एक्सपेंसेस
मैनेजर अप्रूव करेगा, हम देख भी रहे हैं हाँ मैनेजर अप्रूव कर रहा है, सारे एक्सपेंसेस सही है, इंटरनल कंट्रोल्स वर्क कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी सही है, लेकिन ये है ह्यूमन की वजह से हमारा जो लिमिटेशंस है इंटरनल कंट्रोल पे, इसलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। एक तो ह्यूमन की वजह से और एक खुद इंटरनल कंट्रोल की वजह से। इंटरनल कंट्रोल की वजह से मतलब क्या कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं ना वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस की तरफ जाते ही नहीं है भाई। आप सपोज किसी भी एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल बना रहे हो तो आप तो जो ट्रांजैक्शन हम यूजुअली करते हैं उसके लिए इंटरनल कंट्रोल बनाओगे ना। आप रेयरली आपको कहीं दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होता है इसलिए भी इंटरनल कंट्रोल बनाना पड़ेगा, तो आप बना दोगे। आपको दिमाग में ही नहीं आया अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का तो आप बनाओगे कैसे इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, ठीक है। तो कभी कभी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनल कंट्रोल होते ही नहीं है, और उन्हीं ट्रांजैक्शन में जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती है उन्हीं में मैनेजमेंट मैनिपुलेशन करता है, क्योंकि उसको भी पता है जो यूजुअल ट्रांजैक्शन है वो तो ऑडिटर चेक करेगा ही करेगा, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो ऑडिटर को भी नहीं पता वो ट्रांजैक्शन में मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूं, तो मैनेजमेंट वहीं पे मैनिपुलेशन करता है। एंड दूसरा इंटरनल कंट्रोल्स का क्या लिमिटेशन है कि उसका कॉस्ट जो है वो बेनिफिट से ज्यादा है। मतलब आपको इतने सारे जो सिस्टम बनाने पड़ते हैं, इतने सारे एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ता है मेकर चेकर बनाने के लिए, फिर चेक करना पड़ता है, बार बार टाइम लगाना पड़ता है, तो ये सारा कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट, ऐसा मैनेजमेंट को लगता है। इसलिए ये सारे लिमिटेशन है आपके इंटरनल कंट्रोल के। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं कि पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर ज्यादा है। ह्यूमन एरर क्यों ज्यादा है? क्योंकि भाई एक तो ये एरर है, एक है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमवेंशन थ्रू कोल्यूजन। आप सर्कमवेंट कर सकते हो, आप ऊपर से निकल सकते हो कंट्रोल के बाय कोल्यूजन, एंड आप अब्यूज कर सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दूसरा हम बताते हैं इंटरनल कंट्रोल में दिक्कत है। इंटरनल कंट्रोल में क्या दिक्कत है? नॉट डायरेक्टेड एट अनयूजुअल नेचर, एंड अनयूजुअल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें ही मैनिपुलेशंस मैनेजमेंट का ज्यादा होता है। एंड मैनेजमेंट ऐसा मानती है कि जो कॉस्ट इंटरनल कंट्रोल का वो एक्सीड नहीं करता बेनिफिट्स को, मतलब कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से, बेनिफिट ज्यादा नहीं है कॉस्ट से, इसका मतलब ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कैसे हम बनाते हैं, उसमें इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या चीजें आती है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक बार अपने नोट से डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में सबसे पहली चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो हम ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करते हैं, ट्रांजैक्शन जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑथराइज्ड होने चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर। आप एक बात ध्यान रख लेना, जब आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो मतलब इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसमें सबसे पहली चीज हमारे लिए मेन होती है वो है ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस का ऑथराइजेशन होना चाहिए। अब ऑथराइजेशन, इससे आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, एसओडी। एसओडी इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इसका मतलब क्या? जो ट्रांजैक्शन कर रहा है और जो ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर रहा है वो दोनों अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं भाई मैंने ट्रांजैक्शन पास करी, मैंने ही ऑथराइज कर दी, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब दोनों की ड्यूटी सेपरेट होनी चाहिए। ड्यूटीज को हमेशा सेपरेट रखो, दो ड्यूटी मिला के एक इंसान को मत पकड़ा दो, ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगा तो इंडिपेंडेंट चेक होगा, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगा तो इंडिपेंडेंट चेक होगा। कैसे? मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, आपको बंदा इंडिपेंडेंटली उस ट्रांजैक्शन को चेक करेगा और फिर ऑथराइज करेगा। तो ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड इंडिपेंडेंट चेक। अब आपने ट्रांजैक्शन तो ऑथराइज कर ली, ट्रांजैक्शन ऑथराइज करने के बाद उसका जो बनता है वो बनता है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो ट्रांजैक्शंस होती है उसके रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की एडिक्वेसी हमें चेक करनी पड़ती है। ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की एडिक्वेसी चेक करनी पड़ती है, एंड वो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स किससे रिलेटेड है? एसेट्स से रिलेटेड। एसेट्स की सेफगार्डिंग भी हमें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट से फॉर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। क्या 5 पॉइंट थे? सबसे पहला था ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, देखो, ठीक है। ट्रांजैक्शन के ऑथराइजेशन में आपको एसओडी देखनी पड़ेगी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब इंडिपेंडेंट चेक है या नहीं है। अब ट्रांजैक्शन किसके बेसिस पे हुआ है? रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की एडिक्वेसी देखो। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स किससे रिलेटेड है? एसेट्स से रिलेटेड है, तो एसेट्स की सेफगार्डिंग देखो। ये था आपका स्ट्रक्चर। एक अपने नोट से भी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास 5 पॉइंट है। ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंडिपेंडेंस चेक, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। तो इसमें आप देखोगे ना मैंने इनके ना मैंने कहीं कहीं पे आपको ना एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, तो ऐसे वो एक्सप्लेनेशन पूछेगा भी नहीं क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ फॉर्म में था। तो भाई हमारा मकसद यही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि हम 50% एफर्ट्स करके 80 मार्क्स ले आए, कंपेयर टू जो हमें एक्स्ट्रा 50% एफर्ट्स करेंगे एक्स्ट्रा 20 मार्क्स लाने के लिए। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 80 मार्क्स से सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, आप 80 मार्क्स ला दोगे तो आपके लिए बहुत है। तो हाँ, तो आप इस नोट्स और रिवीजन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। मेरे पूरी कोशिश है कि भाई 80 मार्क्स एटलीस्ट, मैं तो एटलीस्ट बोल रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर भी मैं सेफर साइड के लिए आपको 80 मार्क्स बोल रहा हूं। एंड बिलीव मी, अगर आप ये नोट्स और रिवीजन वीडियोस बार बार रिवाइज कर लोगे, और यही नोट्स और रिवीजन वीडियोस आप 1.5 डेज में कर लोगे, रिवीजन वीडियोस तो जाने दो, नोट्स अगर आप 1.5 डेज में कर लोगे बार बार रिवाइज करके, तो आप 80 मार्क्स से आराम से 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जितना कम कंटेंट होता है ना उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उससे आपका रिवीजन्स बढ़ जाता है, ठीक है। यस सर। तो हम अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले एसओडी के बारे में, कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि जो आप ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हो ना वो डिफरेंट पर्संस प्रोसेस कर रहे हैं। एक ही ट्रांजैक्शन
एक ही पर्सन शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है वो डिफरेंट पर्संस को एलोकेटेड है एंड एक इंसान पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकता फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। या फिर एक तो ये पॉइंट हो गया कि भाई आपने ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर लिया, हर एक ट्रांजैक्शन के पार्ट्स अलग अलग पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं। या फिर दूसरा, अगर कोई एक बंदा काम कर भी रहा है तो उसका काम किसी और को रिव्यू किया जा रहा है, कोई और उसका काम रिव्यू कर रहा है, और वर्क ऑफ वन पर्सन इज मेड कॉम्प्लीमेंट्री टू अनदर पर्सन। मतलब अगर पहले बंदे ने काम किया तो दूसरा बंदा वो काम कर, दूसरा बंदा ही अपना काम कर पाएगा। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि बैंक में क्या होता है ना, उनके जो लॉकर्स होते हैं, बैंक के जो लॉकर्स जिसमें सारा कैश वैश पड़ा होता है, उसकी चाबी ना हमेशा कुछ का जो पिन कोड होता है वो हमेशा, जो भी पेन या फिर चाबी आप मान लो, वो 2-3 लोगों को देके रखते हैं। इससे क्या होता है ना कि जब 2-3 लोग साथ में मिलकर खोलेंगे तभी वो खुलेगा, एक बंदा जाके खोल के पैसे चुरा के नहीं भाग सकता। ठीक है, तो वो कॉल्यूजन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशन, अगर तीनों कॉल्यूड कर ले, तीनों अपना मिलीभगत कर ले तो वो चुरा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो सेफ्टी के लिए वो 2-3 लोगों को अलग अलग पासवर्ड डाल के रखते हैं, अलग अलग पिन बता के रखते हैं। 4 पिन का नंबर, तो एक नंबर इसको, एक नंबर इसको, ताकि वो एक एक करके डालेंगे तभी वो खुलेगा। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है मैंने कहीं सुना तो था ऐसा होता है, लेकिन हाँ ये एक एग्जांपल हो सकता है आपका। ठीक है, तो दो टाइप होता है एसओडी में। एक तो आपके काम को आप टुकड़ों में बांट के अलग अलग लोगों को दे दो, या फिर एक कोई बंदा काम कर रहा है उसके काम को रिव्यू करा लो, तो आपका एसओडी में आता है। अब इसमें ना क्या क्या सेग्रीगेट करते हैं, बेसिकली 4 पार्ट में हम एक ट्रांजेक्शन को बांटते हैं। सबसे पहला, जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो एक बंदा करेगा। दूसरा, उस ट्रांजेक्शन को जो ऑथराइज कर रहा है वो दूसरा बंदा ऑथराइज करेगा। तीसरा, उसका जो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है उसका मेंटेनेंस तीसरा बंदा करेगा। एंड चौथा, जो आपका कस्टडी ऑफ एसेट्स है, मतलब जिस रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो एसेट्स है उसकी कस्टडी, फिजिकल कस्टडी जो है वो चौथा बंदा रखेगा। तो 4 पार्ट में हम एक ट्रांजैक्शन को डिवाइड करते हैं। एंड इसमें तीसरी चीज आती है एसओडी में, जो तीसरी चीज आती है वो आती है रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। रोटेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या हुआ, एक काम मैं कर रहा हूं, अब वो काम मैं ज्यादा देर तक ना करूं, मुझे दूसरे काम में लगा दो। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। इससे क्या होता है ना, अगर सपोज मैं एक ही काम बार बार कर रहा हूं ना, तो मुझे ना वो काम से रिलेटेड जितने पर्सन है, जितने भी एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है, उन एम्प्लॉइज से मेरा अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो मैं साथ में कोल्यूजन के चांसेस बना सकता हूं, मिली भगत करने के, मैं फ्रेंड्स बन जाता हूं उनसे, तो मिली भगत के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो मैं अगर यहां से उठा के मैं कहीं और चला गया तो फिर मेरा वो सारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे, मेरे को नई जगह पे जाके रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, तो वहां पे मिली भगत करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली रोटेशन ऑफ ड्यूटीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डिजायरेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि हम कैसे एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। इसमें आपको या तो ये क्वेश्चन आएगा कि एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करेंगे, या फिर आपको इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि अकाउंटिंग कंट्रोल्स क्या इंश्योर करते हैं। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की एडिक्वेसी, या फिर अकाउंटिंग कंट्रोल्स क्या इंश्योर करते हैं। सिंपल सीधी सी बात है, हमारे अकाउंटिंग कंट्रोल्स क्या इंश्योर करते हैं, जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स इंश्योर करते हैं। मतलब हमारे इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ही हमारे अकाउंटिंग कंट्रोल का एश्योरेंस है। ठीक है, उसमें 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एक्स्ट्रा में 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, की भाई क्लासिफिकेशन सही है ट्रांजैक्शंस का। अकाउंटेबिलिटी फॉर एसेट्स, कि भाई ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स पता चलती है कि एसेट्स के लिए कौन अकाउंटेबल है, किसकी जिम्मेदारी है एसेट्स को रखना अच्छे से। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में लिखने हैं अपार्ट फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंटरनल कंट्रोल के, ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने से पहले ऑथराइज्ड होने चाहिए। फिर एसेट्स रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहला उसको फिजिकली वेरीफाई करो और प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट मतलब भाई सेफगार्ड वाला, सेफगार्ड करो फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, एक्सेस और डिस्पोजिशन। फिर 2 हमने जो बात की, एक तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन की भाई क्लासिफाइड सही पीरियड में होने चाहिए, एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर एसेट्स भी मेंटेन होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, ये हमारे 5 पॉइंट्स थे फॉर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर 2 चीजें आती है। कितनी चीज आती है? 2 चीजें आती है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एक होता है अकाउंटिंग कंट्रोल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव से तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सीए, हमें एडमिन कंट्रोल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपके अकाउंटिंग कंट्रोल से। अब अकाउंटिंग कंट्रोल में भी 2 चीजें आती है, एक होता है आपका इंटरनल चेक, एक होता है इंटरनल ऑडिट। एक होता है इंटरनल चेक, एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक तो हम अभी पढ़ लेंगे, इंटरनल ऑडिट हम पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आपको इंटरनल ऑडिट का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है सर, यस सर। इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे, जैसे आपने पिछले लाइक टारगेट अचीव कराए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। अभी हम बात करने वाले इंटरनल चेक्स के बारे में। ठीक है, तो इंटरनल चेक, सर इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है? आपने एसओडी पढ़ा ना अभी, वही सेम उसी को बोलते हैं हम इंटरनल चेक। एसओडी का मतलब ही इंटरनल चेक है। बेसिकली एक का काम दूसरा का बंदा रिव्यू करेगा। सारे ट्रांजैक्शन एक बंदा कोई पूरा ट्रांजैक्शन नहीं चलाएगा, अलग अलग पार्ट्स में बांट दो, अलग अलग लोगों को बांट दो, सारा आपका जो भी काम है वो, उसको हम बोलते हैं इंटरनल चेक सिस्टम। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? इंटरनल चेक सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव है? को घुमा फिरा के ना आपको यही बात आएगी, आपको
हर क्वेश्चन में आपको यही बात 2-3 पॉइंट्स जो सेम है वो आपको लिखने ही है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, अगर आपको कुछ भी याद ना आए, तो 2-3 पॉइंट्स आप देख लो जो भी कॉमन है वो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो इंटरनल चेक सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? इंटरनल चेक सिस्टम का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ कंपनी, एंटिटी की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना एंड स्टाफ की एफिशिएंसी को बढ़ाना। मैंने क्या बोला? इंटरनल चेक सिस्टम का 2 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ। अब ये कैसे करेंगे? बाय एरर्स एंड फ्रॉड। सर क्या बोल रहे हो? एरर्स एंड फ्रॉड से हम इंटीग्रिटी कैसे करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ कैसे बढ़ाएंगे? रुको, मैं बोल रहा हूं आपको प्रोटेक्ट करना इंटीग्रिटी एंड इंक्रीज करनी एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ बाय एरर एंड फ्रॉड। एरर एंड फ्रॉड कैसे? क्या एरर एंड फ्रॉड का क्या? अवॉइड एंड मिनिमाइज करके। हाँ सर, अब थोड़ा लॉजिक बन रहा है। अवॉइड एंड मिनिमाइज करके, ठीक है। अवॉइड एंड मिनिमाइज आपको क्या करना है? एक तो एरर्स एंड फ्रॉड को अवॉइड और मिनिमाइज करना है, एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को अवॉइड एंड मिनिमाइज करना है, ठीक है। यस सर। अगर अवॉइड एंड मिनिमाइज नहीं हो रहा तो जितने आपने किए एरर्स एंड फ्रॉड्स उनको डिटेक्ट करो, अवॉइड एंड मिनिमाइज करो। अगर वो नहीं हो रहा तो डिटेक्ट करो, ठीक है। डिटेक्ट करने के बाद डिटेक्ट कैसे करोगे? लोकेट करो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को, मतलब कहां हो रहा है एरर एंड फ्रॉड, किस डिपार्टमेंट में हो रहा है, उस डिपार्टमेंट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लोकेट करो, उसको आइडेंटिफाई करो। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ये बोल रहा है कि भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ। कैसे? एरर्स एंड फ्रॉड से। एरर्स एंड फ्रॉड का मतलब क्या? अवॉइड एंड मिनिमाइज करो एरर्स एंड फ्रॉड को, और अवॉइड एंड मिनिमाइज करो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को। दूसरा, अगर अवॉइड एंड मिनिमाइज नहीं हो रहा तो डिटेक्ट करो लोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहां पे ये एक्चुअल में एरर्स ऑफ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंट सिस्टम। मतलब आपका इंटरनल चेक सिस्टम एफिशिएंट है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनल सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो एफिशिएंट है एंड इफेक्टिव है। ये किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला आपके एसओडी पे, क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम का मतलब ही एसओडी होता है। तो एसओडी मतलब क्या? डिवीजन ऑफ वर्क पे, कि आप कैसे काम को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। उस काम को जो आपने डिवाइड किया उसमें कितना स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक काम को करने का जो प्रोसेस है वो मेंटेन्ड है या नहीं है। मतलब आप एक काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक काम कर रहे हो, सपोज 1 साल आपने वो काम किया, फिर एसओडी के हिसाब से आपको जॉब रोटेट करनी पड़ती है। तो दूसरा बंदा जब आएगा ना, तो उसके पास पूरा लिस्ट होना चाहिए, पूरा स्टेप्स होना चाहिए, एकदम स्टैंडर्डाइज स्टेप्स होना चाहिए। अच्छा, ये काम पहले इस स्टेप्स के हिसाब से होता था, अगर उसको पता चल जाएगा तो वो जल्दी से वो काम सीख पाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आपका क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। आपने एसओडी तो कर दिया, आपने जॉब रोटेट कर दिया, लेकिन अपने जॉब के बारे में किसी को पता ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है। एंड लास्ट में अप्रेजल होना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा? आपके एसओडी पे, डिवीजन ऑफ वर्क पे, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन पे, क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एंड अप्रेजल पे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक। मतलब इंटरनल चेक सही है, इसकी क्या जनरल कंडीशंस है? जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक, ये आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अराउंड ये आपका इसी के थोड़ा लैंग्वेज में आपका एक क्वेश्चन आएगा, उसको आपको कैसे टैकल करना है। सबसे पहली बात, जनरल कंडीशंस क्या है पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक? सबसे पहला इंटरनल चेक्स मतलब होता है एसओडी। एसओडी तो आएगा ही आएगा। एसओडी में हमने क्या क्या बातें करी थी? सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि एक पर्सन के पास सारा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसका काम अंडर रिव्यू ऑफ अनदर पर्सन आना चाहिए। ये हमने 2 बात कर ली थी आपके स्टार्टिंग में एसओडी में। तीसरी बात हमने करी थी जॉब रोटेशन के बारे में, कि जॉब रोटेशन भी होना चाहिए। एंड चौथी बात इसमें ये बोल रहा है कि जिस इंसान के पास कस्टडी है एसेट्स की, उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कस्टडी है एसेट्स की, अगर आप खुद एसेट्स रखते हो अपने पास, तो आपके पास एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। मतलब आप बुक्स में बोल दोगे कि अच्छा एसेट्स हमने बेच दिया और एसेट्स खुद लेके भाग जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके पास कस्टडी उसके पास एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा था एसओडी वाला पॉइंट। दूसरा आपको एसेट्स वाला पॉइंट देखना है। एसेट्स वाले पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि जिसके पास कस्टडी उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, एसेट्स का पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए, वेरिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, वेरिफिकेशन फिजिकली वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, तो पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए। इंस्पेक्शन किसका होता है? इन्वेंट्री का। तो जो इन्वेंट्री काउंट आप कर रहे हो ना, उसमें आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जानी चाहिए। मतलब ट्रेडिंग को रोक दो यार, इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग को रोक दो, फिर हम इन्वेंट्री काउंट करेंगे, ठीक है। एक तो होता है पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एसेट्स का, एसेट्स में आता है आपका इन्वेंट्री, और दूसरा आता है आपका कैश। तो कैश का लॉस भी नहीं हो, इसके लिए आपको मैकेनिकल डिवाइसेस रखने चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइसेस रखने चाहिए कैश के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। वैसे तो आपका इससे काम चल जाता है, लेकिन एक पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, वो ये है कि आपको एटलीस्ट ध्यान देना है कि आपका जो स्टाफ है वो लीव ले रहा है फॉर वंस अ ईयर। साल में एक बार वो मैंडेटरी लीव पे जा रहा है।
सर ऐसा क्यों, हम एज अ कंपनी ऐसा क्यों चाहेंगे कि हमारा स्टाफ एटलीस्ट एक बार लीव पे जाए पूरे साल में? क्योंकि हम उसके जाने के बाद ना उसके पीछे से उसका काम चेक करने वाले हैं, इसलिए हम बोलते हैं जाओ जाओ छुट्टी पे जाओ। आपको पता है ना, अभी आप सीए बनोगे, अभी शायद आर्टिकलशिप में इतना नहीं होता होगा, बिग फोर में सब होता है, उनका एनुअल लीव का कॉन्सेप्ट होता है, ब्लॉक लीव का कॉन्सेप्ट होता है, वो इसलिए होता है ताकि आप जाओ तो आपके पीछे से काम चेक कर ले। ठीक है, यस सर। तो ये था आपका जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते। तो आप देख रहे हो इसमें मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, जनरल कंडीशन क्या है? सबसे पहला, एक काम एक पर्सन सारा काम नहीं कर रहा हो, सबका काम किसी और के अंडर आ रहा हो, ड्यूटीज को रोटेट करो, और कस्टडी ऑफ एसेट्स जिसके पास है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मत दो, एसेट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मत दो। दूसरा, कंट्रोल रखो एसेट्स पे। कैसे रखेंगे? पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करके। पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होता है इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री करते टाइम अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी सस्पेंड कर दो। और अपना दूसरा एसेट की बात करेंगे कैश की, तो कैश के लॉस को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपको मैकेनिकल डिवाइसेस रखने चाहिए। एंड अपने स्टाफ को बोलो कि भाई एटलीस्ट एक बार छुट्टी पे जाओ। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स है, इतने याद रखोगे तो भी हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बजटरी कंट्रोल रखो, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को जुडिशियली आप डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, उसको रिव्यू करो पीरियोडिकली, क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, और वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग करो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। ठीक है, यस सर। इंटरनल ऑडिट हम पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो इंटरनल ऑडिट के ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे हैंड रिटन नोट से। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को आप याद रख सकते हो माइक्रा से। माइक्रा से सर कैसे याद रखेंगे? माइक्रा से एम से आता है हमारा मॉनिटरिंग, आई से आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, सी से आता है कंट्रोल एक्टिविटीज, आर से आता है रैप, ए से आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। सर ए से कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसे? हमारे यहां ऐसा ही होता है, ए से हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट ही आता है। ये आपको पक्का याद हो गया होगा। ठीक है, और ये देख लेना, ये मैंने 5 4 3 2 1 लिखा है, मतलब ये उल्टे सीक्वेंस में है। माइक्रा इज उल्टा सीक्वेंस, तो ये दिस इज फर्स्ट सीक्वेंस। पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट आता है, फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आता है, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज आता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन आता है, फिर आता है इन सबकी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट से। कंट्रोल एनवायरनमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे मैंने लिखा है एलिमेंट्स और यहां पे लिखा है नॉट कंपोनेंट्स। मतलब अगर कंपोनेंट्स का क्वेश्चन आ जाए, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसका अलग आंसर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जिसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं वो है एलिमेंट्स। तो ये बात आप ध्यान रखना, एलिमेंट्स है या फिर कंपोनेंट्स है। अगर एलिमेंट्स है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, अगर कंपोनेंट्स है तो आपको दूसरे पॉइंट्स लिखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एलिमेंट्स, कंट्रोल एनवायरनमेंट्स के क्या एलिमेंट्स है उसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है कि टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की कमिटमेंट, कि वो कितनी इंटीग्रिटी है, वो क्या कमिट का, उसकी क्या कमिटमेंट है, इंटीग्रिटी की क्या कमिटमेंट है, को चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं हम पूरा कि भाई ये बंदा है, इसके नीचे ये सारे बंदे काम करेंगे, ये बंदा सबसे ऊपर रहेगा, इसके नीचे ये बंदा काम करेगा, उसके नीचे ये, तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एचआर पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। समझे? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। कंट्रोल एनवायरनमेंट में एलिमेंट्स क्या है? टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की कमिटमेंट को चेक करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एचआर पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स क्या है? टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की कमिटमेंट, और कमिटमेंट को चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एचआर पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें मैंने एक पॉइंट जो है वो आपका थोड़ा ब्रीफ में दिया है, क्योंकि ये पॉइंट आपका इंडिविजुअली एक क्वेश्चन में आ सकता है 4 मार्क के। वो क्वेश्चन का हेडिंग होगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कैन नॉट राइज अबव इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ पीपल हु क्रिएट एंड मॉनिटर देम। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने कंट्रोल्स लगाए हैं उसकी इफेक्टिवनेस आपके लोगों की इंटीग्रिटी से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या, अगर लोग ही आपके गद्दार है तो आपका इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस काम ही नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉल्यूजन से सब कुछ हो जाता है भाई। ठीक है, तो आपका लोग ही गद्दार है, लोगों की इंटीग्रिटी नहीं है, एथिकल वैल्यूज नहीं है, तो आपका कंट्रोल की इफेक्टिवनेस भी नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल की इफेक्टिवनेस आपकी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज से ऊपर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है। ठीक है, उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने जो इन्होंने लिखे, वही है कि भाई इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर जो है वो एंटिटी के एथिकल बिहेवियर और स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है। कि अगर एंटिटी बोले कि आपको इंटीग्रिटी रखनी है, एथिकल बिहेवियर रखना है, मैनेजमेंट खुद इंटीग्रिटी एथिकल बिहेवियर शो करता है, तो एम्प्लॉइज भी शो करेंगे। इसमें हमारा मैनेजमेंट के एक्शंस आ जाते हैं। मैनेजमेंट क्या क्या एक्शंस लेता है? टू एलिमिनेट और मिटिगेट इंसेंटिव्स, उन इंसेंटिव्स को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं, जो प्रोत्साहन देते हैं पर्सनल को टू एंगेज इन डिसऑनेस्ट, इलीगल और अनएथिकल एक्ट्स। ठीक है, कि वो गलत काम करे, उस
सिचुएशंस को हमें एलिमिनेट करना है, मैनेजमेंट के एक्शंस भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट था, पहला पॉइंट था आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हमें क्या देखना है, हाउ मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है बिजनेस रिस्क को, उसके सिग्निफिकेंस को, उसकी लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस को, एंड कैसे उसको रिस्पॉन्ड करती है, क्या एक्शंस लेना है रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो कैसे मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में। इसमें एक पॉइंट आता है रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू फॉलोइंग। जो आपका रिस्क है ना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में, वो रिस्क कब अराइज होता है या फिर कब चेंज होता है, कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें रिस्क अराइज होता है या फिर चेंज होता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने ट्रिक आपको ऐसे नहीं बनाता ए बी सी डी ऐसे करके मैंने आपको ट्रिक बना दी, क्योंकि ये ट्रिक आप कभी याद ही नहीं रख पाओगे भाई। मैंने आपको बोल भी दिया ए सी सी ऐसे टोटी पी जी याद कर लेना, लेकिन उसके बाद आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी, यहाँ का सी कितना क्या था, यहाँ का सी क्या था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसी ट्रिक मैं आपसे बनवाता ही नहीं हूँ। एंड मैं ट्रिक जो भी होता है वो रियल लाइफ, मतलब रियल जो आपका टॉपिक चल रहा है उसके बेसिस पे बनाता है। ऐसा नहीं मैंने किसी फिल्म की कहानी से आपको ट्रिक बता दी, क्योंकि वो कहानी आप याद तो कर लोगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आपको कौन से उसमें लगानी थी, कौन से हेडिंग में लगानी थी। तो ये दोनों टेक्निक में फॉलो नहीं करता। मैं टेक्निक फॉलो करता हूं कि भाई मैंने एक पॉइंट लिया, मैं आपको बता रहा हूं जैसे ऐसे बात उठी गई है तो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ऐसे एक एक वर्ड लिया और उससे कुछ कहानी बनाने की कोशिश करी जो इस पॉइंट से रिलेटेड हो, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने नीचे से कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि यस सर, आपकी मेमोरी टेक्निक जो होती है, जो भी आप ये लिंक करके करवाते हो आपके हैंड रिटन नोट्स में, बहुत बढ़िया होता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, चलो रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू, कैसे रिस्क और अराइज और चेंज होगा। सबसे पहली बात भाई, रिस्क कब अराइज होगा, जब आप बड़ी एंटिटी हो, बड़े कंपनी हो, बड़े एंटरप्राइज हो, मतलब जब आप बड़े हो तब आपके पास रिस्क ज्यादा होगा, तब आपके पास रिस्क बहुत सारा होगा और रिस्क बढ़ेगा भी। तो रिस्क कब राइज होगा, जब आपका रैपिड ग्रोथ होगा। रैपिड ग्रोथ कैसे हुआ, एक्सपांड किया आपने फॉरेन ऑपरेशंस को, अपने जो फॉरेन ऑपरेशंस है उसको आपने एक्सपांड कर दिया तो रैपिड ग्रोथ हो गया। अब आपने जैसे अपने फॉरेन ऑपरेशंस को एक्सपांड किया, इसका मतलब कि आप दूसरी कंट्रीज में गए तो आपको न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में पता चला, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में पता चला। एंड दूसरा आपका चेंजेस इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी हो गया। आप न्यू कंट्री में जाओगे, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स होंगे, न्यू चेंज इन आपका जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ी, आपको इसकी वजह से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, आप होल्डिंग को सब्सिडी बना दो, सब्सिडी को होल्डिंग बना दो, पूरे कॉर्पोरेट को रीस्ट्रक्चर, मतलब पूरा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको रीस्ट्रक्चर कर दो। तो आप बाहर गए, आपने ग्रोथ किया। ग्रोथ कैसे किया, आप सबसे पहले बाहर गए, बाहर जाके आपको अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट मिला, दूसरा आपको आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंज मिला, एंड आपको बाहर ले जाने के लिए आपने एक सब्सिडी सेटअप कर दी, तो आपको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। वहां पे आपको न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स बनाने पड़े, न्यू बिजनेस मॉडल्स लाना पड़ा, न्यू प्रोडक्ट बनाने पड़े, क्योंकि वो बाहर की एंटिटी है, बाहर का कानून चलता है उस पर। न्यू प्रोडक्ट्स बिजनेस मॉडल्स लाने के लिए आपको न्यू पर्सनल हायर करने पड़े, न्यू टेक्नोलॉजी लगानी पड़ी, और ये सब करने के बाद आपका बना न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी लाना पड़ा। तो ये ऑब्वियसली आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, 9 के 9 पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपको 6 पॉइंट भी याद आ जाए तो बहुत है। ठीक है, तो आपको सेम एक बार मैं अपने नोट से भी डिस्कस कर लेता हूं। रैपिड ग्रोथ करने के लिए आपने एक्सपांड किया फॉरेन ऑपरेशंस को, तब आपको न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट के बारे में पता चला, आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गया, आपकी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी क्योंकि आपको सब्सिडी सेट करनी पड़ी। उसके बाद आपने काम करना शुरू किया, आपने न्यू मॉडल्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू एक्टिविटीज किया, आपने नए पर्सनल को हायर किया, नए पर्सनल को हायर करके न्यू टेक्नोलॉजी भी लगाई, एंड ये सब करने के बाद आपका न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम बनके तैयार हो गया। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज के बारे में। कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है, एक बात मैं बता दूं, इसमें से आपको ना पर्टिकुलर ये उठा के बोलेंगे कि अच्छा ये वाला आपको एक केस स्टडी दे दिया, उसमें से बोलेंगे बताओ ये कौन सा एक्टिविटी है, ये कौन से एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, तो ऐसे आपको पूछेंगे। ठीक है, ये सर, तो आपको ये ब्रीफ जो दिया है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलरली इन केसेस में। तो कंट्रोल एक्टिविटीज में चार चीजें होती है। पिप्स से आप याद रख सकते हो, कंट्रोल एक्टिविटीज में 4 चीजें होती है। सबसे पहले होता है परफॉर्मेंस रिव्यूज, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तीसरा होता है फिजिकल कंट्रोल्स, एंड चौथा होता है एसओडी। ठीक है, एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज में पिप्स होता है, परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल एंड एसओडीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम 2 चीज की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम 2 चीज की बात करते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड जनरलिटी कंट्रोल। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ना एप्लीकेशन कंट्रोल की बात करते हैं, जनरलिटी कंट्रोल की बात करते हैं, फिर पूछा अच्छा बताओ ये कौन सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, कौन सा कंपोनेंट है, कौन से हेडिंग के अंदर आता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हेडिंग का पार्ट है, जो कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर आता है, जो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको।
फिर बात करते हैं फिजिकल कंट्रोल्स की। फिजिकल कंट्रोल में 3 चीजें होती है भाई, आपको अगर फिजिकल कंट्रोल रखना है किसी भी एसेट का तो उसको फिजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है, आप सिक्योरिटी दे रहे हो, बेसिकली सिक्योरिटी कर रहे हो अपनी एसेट की। सिक्योरिटी कैसे करोगे, ऑथराइजेशन के साथ एंड पीरियोडिक काउंटिंग के साथ, कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो ऑथराइज्ड है एंड आपने उस एसेट्स को पीरियोडिक काउंट किया है, ठीक है, रीजनेबल बेसिस पे काउंटिंग की है। एंड लास्ट में आता है आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये 4 चीज आती है आपके कंट्रोल एक्टिविटीज में, कैसे आप कंट्रोल करते हो, एक्चुअली में आप कैसे कंट्रोल करते हो उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यूज का मतलब क्या होता है, इसका आपको क्वेश्चन है आईसीएम मॉड्यूल में, कि अगर आप जब आप एनालाइज करते हो ना एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजट को, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, कि आपने जो सोचा था और आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकला, क्या उसमें कितना वेरियंस है, क्या वो एक्चुअल के ज्यादा करीब है या फिर नहीं है, वो आप बेसिकली जो एनालिसिस करते हो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस रिव्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। इसमें 2 टाइप के आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल होते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन कंट्रोल, एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल एप्लीकेशंस पे अप्लाई होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल्स भी याद कर लेना, आपके कोई भी एग्जांपल उठ के बोलेंगे बताओ ये किसका पार्ट है, कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट का पार्ट है, तो आपको आना चाहिए। तो एग्जांपल में चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आप कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो अकाउंट बैलेंस को, एडिट चेक कर रहे हो, न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक कर रहे हो, आपको ध्यान ऐसे समझ में आने वाली चीज नहीं है भाई, न्यूमेरिकल सीक्वेंस में चेक क्या होता है, एडिट चेक क्या होता है, आपको बस ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स का पार्ट है, फॉलो अप कर रहे हो एक्सेप्शन रिपोर्ट के लिए। फिर जनरल आईटी कंट्रोल्स में क्या आता है, वो ये जो जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं ना वो सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं, वो बहुत सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं एंड ये सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम, मतलब ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स को सपोर्ट करते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंडिविजुअल एप्लीकेशंस पे लगते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स जनरली सारे एप्लीकेशंस पे लगते हैं। प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स, रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डेटा, कंट्रोल्स ओवर इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पैकेज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सिस्टम यूटिलिटीज। ये मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना है कि भाई ये जनरल आईटी कंट्रोल्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल मतलब क्या होता है, फिजिकल सिक्योरिटी देना एसेट्स को, उन ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करना, एक्सेस टू डेटा, जो भी आप डेटा को एक्सेस दे रहे हो उसको ऑथराइज करना, एंड पीरियोडिक काउंटिंग करना एंड उसको कंपेयर करना आपके जो रिकॉर्ड्स में अमाउंट है उससे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिजिकल कंट्रोल्स। एंड लास्ट में आता है आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये था आपका तीसरा कंपोनेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज। चौथे कंपोनेंट की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए एंड कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, इसमें हमारे मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स आते हैं। वो मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स कौन से मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स, एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। वो मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स जो बताते हैं कि ट्रांजैक्शंस के बारे में बताते हैं, वही सेम चीज भाई असर्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी जगह आपको असर्शंस की ही बात मिलेगी, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ जाए तो ये असर्शंस ही लिख के आ जाना। क्या असर्शंस के बारे में, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। यहाँ पे बस ओ की कमी है, अकरेंस नहीं है, लिखना हो तो लिख देना यार, क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ ओ नहीं है यहाँ पे, ओ सी ए सी सी एंड लास्ट में अपना प्रेजेंटेशन, मतलब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, एक्यूरेसी का मतलब मेजर वैल्यू, उसका वैल्यू अच्छे से मेजर करो, कट ऑफ मतलब सही टाइम पीरियड में उसको दिखाओ, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, यही बात यहाँ पे भी लिखी अगर आप पढ़ोगे तो। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या इंश्योर करता है, वो मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को, वैल्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शंस देखते हैं, टाइम पीरियड सही है या नहीं वो देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ट्रांजैक्शंस को और क्लासिफिकेशन करते हैं उसका ट्रांजैक्शन का, एंड लास्ट में उसको प्रेजेंट करते हैं अच्छे से, डिस्क्लोजर्स प्रेजेंट करते हैं अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल को चेक करना कि क्या कंट्रोल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, जैसा हमने सोचा था वैसा ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कंसीडरिंग वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड, जैसा हमने सोचा था वैसा ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड क्या हमें इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है एज अप्रोप्रिएट फॉर चेंजेस इन कंडीशन, कंडीशन में चेंज हो गया जिसकी वजह से हमें कंट्रोल्स में चेंज करने की, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये हम कब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, अभी तक ऑडिटर के बारे में बात कर ही नहीं रहे थे ना अपन तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, लिमिटेशन होता है उसका, क्या होता है उसमें, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या, ये सारी चीजें। अब हम बात कर रहे हैं ऑडिटर की। ऑडिटर क्या करता है ना, ऑडिटर रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। ऑडिटर देखता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है या नहीं है, उसमें क्या गड़बड़ है, क्या सही है। ये क्यों करता है, ताकि इट इनेबल्स ऑडिटर, क्या इनेबल्स ऑडिटर टू लोकेट एरियाज ऑफ वीकनेस, ताकि हमें वीकनेसेस के बारे में पता चल सके कि कहां कहां पे वीकनेसेस है, कहां कहां पे लैप्सेस है, कहां कहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो सही नहीं है, ऑपरेटिंग सही नहीं है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस गलत है। तो लोकेट एरियाज ऑफ वीकनेस सो दैट प्रोसीजर्स कैन बी एडजस्टेड टू मीट सिचुएशन, ताकि हम उस हिसाब से प्रोसीजर्स कर सके। दूसरा, टू फॉर्मुलेट इज ओपिनियन, एक तो वीकनेसेस पता करना एंड दूसरा हमारा ओपिनियन फॉर्मुलेट करना कि हम सिस्टम पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे कंफर्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक बात आप इसमें ध्यान रखना है, आपका केस स्टडी में पूछा जा सकता है, अगर आप फर्स्ट ऑडिटर हो तब तो आपको ये सब करना है, रिव्यू करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, लेकिन यू आर एन ऑडिटर विच इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मतलब आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स हो, आप पिछले साल आपने ये सब किया हुआ था, तब आपको सिर्फ रिव्यू करना है चेंजेस को, जो भी आपका चेंजेस हुआ ना पिछले साल से लेकर इस साल में जो भी चेंजेस हुआ वो आपको रिव्यू करना है,
ठीक है, मतलब सिर्फ आपको रिव्यू करना है, चेंजेस को रिव्यू करना है, क्योंकि आपने पहले तो अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी। लेकिन यहां पे आपका केस स्टडी पूछेगा, लेकिन आपको रिव्यू वापस से करना है एट द इंटरवल ऑफ 3 इयर्स। मतलब आपने 1 साल रिव्यू किया, दूसरे और तीसरे साल आप जाने दो, दूसरे और तीसरे साल आप सिर्फ चेंजेस को रिव्यू कर लो। चौथे साल, मतलब इंटरवल ऑफ 3 इयर्स बोला ना, तो चौथे साल आपको अपना इंटरनल कंट्रोल वापस से रिव्यू करना पड़ेगा। फिर 5वें और 6ठे साल वापस से आप चेंजेस को रिव्यू करो, फिर 7वें साल आपको वापस से पूरा इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। और रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आपको कब करना है? बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं ना इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से। तो आपको ऑडिट प्रोग्राम के फाइनलाइजेशन से पहले आपको रिव्यू करना है इंटरनल कंट्रोल का। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अगर एंटिटी का साइज जो है वो स्मॉल है, तो फिर आप अपने प्रोसीजर्स के साथ साथ भी इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू कर सकते हो। फिर एक पॉइंट आता है रिवीजन इन ऑडिट प्रोग्राम। कब आपको ऑडिट प्रोग्राम को रिवाइज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब उन्हें बोला ना कि रिव्यू करना पड़ता है आपको इंटरनल कंट्रोल बिफोर ऑडिट प्रोग्राम, तो भाई अब रिव्यू कर दिया है तो उसके हिसाब से आपको ऑडिट प्रोग्राम को चेंजेस भी करने पड़ेंगे। जब आपको लगता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई चेंज आ गया, आपने पिछले साल का ऑडिट प्रोग्राम चिपका दिया इस साल में, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई चेंज आ गया, तो आपको रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम में भी रिवीजन करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पता चलता है अरे अच्छा मेरे को लगा था कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन और वीकनेसेस मिल रही है मुझे इंटरनल कंट्रोल में आफ्टर रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। या फिर तीसरा, वीकनेस का मतलब क्या होता है? जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट थे जब आपको चेंज करना पड़ता है अपना ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे एज एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स। तो अभी तो हम रिव्यू की बात कर रहे थे, अब हम इवैल्यूएट करने वाले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे करेंगे इवैल्यूएट। भाई उसमें 3 टेक्निक्स है, एक है अपना क्वेश्चनेयर, दूसरा है अपना चेकलिस्ट, एंड तीसरा है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, आपके इंटर में नैरेटिव रिकॉर्ड भी है। ठीक है, तो वो छोटा सा पॉइंट है, उसको अगर आप नहीं भी करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो सिंपल सीधी सी बात है कि भाई वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है, बेसिकली पैराग्राफ फॉर्म में होता है, उसमें हम ज्यादा अच्छे से उसको सिस्टम को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस नैरेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चनर की। क्वेश्चनर में क्या होता है? क्वेश्चनर में सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट। मतलब उसमें बेसिकली हम क्वेश्चंस पूछते हैं, किससे पूछते हैं? कंपनी के एग्जीक्यूटिव से। मतलब ये जो क्वेश्चनर होता है वो कौन फिल करता है? कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स फिल करते हैं। इसमें ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, आपको आगे पता चलेगा क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं ज्यादा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स फिल करते हैं। इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और इसमें बहुत डिटेल्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब एक आपने सपोज परचेज का प्रोसेस पकड़ा, तो परचेज प्रोसेस के अंदर बहुत डिटेल्ड घुस के आप क्वेश्चंस पूछते हो इस क्वेश्चनर फॉर्म में। ठीक है, इसमें एक और चीज बात आप ध्यान रखना कि है ना, इसमें लॉन्ग टाइम लगता है, क्योंकि भाई कंपनी एग्जीक्यूटिव को फिल करना है, कंपनी एग्जीक्यूटिव बहुत टाइम लगाता है फिल करने में। पॉसिबिलिटी है कि भाई क्वेश्चनर जो है वो मिसप्लेस हो जाएगा, क्योंकि वो एक से दूसरी टेबल से जाएगा, एक दूसरी टेबल पे जाएगा, तो क्वेश्चन मिसप्लेस होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऑडिटर क्या करता है ना, ऑडिटर मीटिंग अरेंज कर लेता है एग्जीक्यूटिव्स के साथ, ताकि वो साथ में साथ उससे क्वेश्चन पूछता जाए और साथ में फिल कर दे उसके साथ साथ ही। ठीक है, इस क्वेश्चनर में ना मेनली 3 आपके आंसर होते हैं। एक होता है यस, नो और नॉट एप्लीकेबल, कि हाँ ये सब कुछ सही है, नहीं ये सब कुछ सही नहीं है, या फिर हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। नो अगर है तो इसका मतलब है वो वीकनेस है। क्वेश्चनर में नो का मतलब होता है वीकनेस। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है आपको, बेसिक assumptions अबाउट एलिमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल। मतलब गुड कंट्रोल है, ये हम कैसे अज्यूम करते हैं? मतलब एक कंट्रोल अच्छा है, इसके क्या assumptions है हमारे पास, क्या assumptions हम लेते हैं? एक कंट्रोल अच्छा है, उसके क्या assumptions है? तो क्या क्या assumptions है एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं, नोट से ही डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक assumptions अबाउट एलिमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल इन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। क्या कंट्रोल, क्या बेसिक अजम्पशन है? सबसे पहला एसओडी से रिलेटेड अजम्पशन है, एंड दूसरा मोस्ट कॉमन प्रोसीजर। एक बार एसओडी की बात कर लेते हैं। एसओडी से रिलेटेड क्या अजम्पशन है? भाई सिंपल सीधी सी बात, डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अच्छे से हुआ है। अजम्पशंस हम क्या ले रहे हैं? अच्छे कंट्रोल है, इसके क्या अजम्पशन है? सबसे पहला डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अच्छे से है। अकाउंटिंग फंक्शन और कस्टोडियल फंक्शन को अलग अलग रखा गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, कस्टडी ऑफ एसेट जिसके पास है उसको अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मत दो। तो अकाउंटिंग फंक्शन और कस्टोडियल को हमने अलग अलग रखा है। एक पर्सन के पास पूरा कंट्रोल नहीं है, एक पर्सन का काम दूसरे काम के दूसरा भी रिव्यू कर रहा है, एंड जिसने काम किया उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई हु हैज डन वर्क। ये 5 पॉइंट्स है आपके एसओडी के अंदर। एंड फिर हमारा मोस्ट कॉमन प्रोसीजर। अगर कोई कंट्रोल में मोस्ट कॉमन प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है जो सारे के सारे बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ऐसा मान लेंगे, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि वो कंट्रोल अच्छा है। इसको हम बोल रहे हैं बेसिक अजम्पशंस फॉर गुड कंट्रोल्स। ठीक है, तो वो मोस्ट कॉमन अजम्पशंस को मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। किससे रिलेटेड? फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड मोस्ट कॉमन प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये थे आपके बेसिक अजम्पशंस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ गुड कंट्रोल। एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ एक्सटेंसिव डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसओडीज की बात करें, एक्सेसिव डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग फंक्शन के पास कस्टोडियल फंक्शन नहीं है, किसी भी एक बंदे के पास सारा कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं है, एक का काम दूसरे के रिव्यू के अंदर आ रहा है, और लास्ट में जो बंदा काम कर रहा है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर इसमें वही बात आ जाती है जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, रिव्यू की बात, वही बात इसमें भी आ जाती है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑडिट है तो आपको क्वेश्चनर इशू करना ही पड़ेगा, इशू ऑफ क्वेश्चनर इज नेसेसरी। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए आप क्लाइंट को सिर्फ इतना कंफर्म करने के लिए बोल दो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आप क्लाइंट से पूछ लो भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चनर इशू करना पड़ेगा एवरी थर्ड ईयर। सेम वही बात जो हमने रिव्यू में पढ़ी थी कि पहले साल तो आपको क्वेश्चनर इशू करना ही है, दूसरे तीसरे साल में आप सिर्फ चेंजेस कंफर्म कर लो, फिर थर्ड ईयर में आपको एटलीस्ट, मतलब एवरी थर्ड ईयर की बात हो रही है, मतलब एक साल आपने इशू कर लिया क्वेश्चन है, 2-3 साल आप रुक जाओ, फिर चौथे साल आपको रिव्यू करना, इशू करना पड़ेगा क्वेश्चन है, दूसरे तीसरे साल आप सिर्फ चेंजेस का कंफर्मेशन ले लो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चनर्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, चेकलिस्ट में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अरे दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, दोनों का डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल में भी है, इसका क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं कि भाई अच्छा आपको ये काम करना है, या फिर क्वेश्चन भी हो सकता है, दोनों में से ये भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसमें ऑडिटर फॉलो करता है या फिर आंसर करता है, इसमें कंपनी एग्जीक्यूटिव नहीं भरता चेकलिस्ट को, इसमें ऑडिटर के बंदे जो होते हैं वो फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को या फिर आंसर करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। जब भी आपने क्वेश्चन परफॉर्म कर दिया तो फिर मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शन था वो परफॉर्म कर दिया तो आप उसके सामने एक टिक मार देते हो कि हाँ ये हमने परफॉर्म कर दिया, और अगर क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर देना पड़ता है यस, नो या फिर नॉट एप्लीकेबल में, ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं क्या क्या एग्जांपल ऑफ चेकलिस्ट है। ये आपको बहुत ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, 4-5 पॉइंट आप लिख लोगे तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसमें आपको एग्जांपल्स पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एग्जांपल है चेकलिस्ट का, एग्जांपल दो। इन केस ऑफ कैशियर, कैशियर के केस में आपको एक चेकलिस्ट का एग्जांपल देना है, तो हमें ये देखना है कि क्या ऑडिटर ने चेक किया है कि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ईमेल्स, वो ऑथराइज नहीं कर रहा लेजर्स को, वो ऑथराइज नहीं कर रहा एक्सपेंडिचर रिसीट्स को, वो चेक साइन नहीं करता, अपनी एनुअल लीव लेता है, बैलेंस करता है कैश बुक को हर दिन पे, कैश बैलेंस, फिजिकल कैश बैलेंस डेली वेरीफाई करता है, मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। उसका मतलब बेसिकली सारी रिस्पांसिबिलिटीज लिख दो, और क्या क्या उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए वो लिख दो। वो कोई भी और मतलब कोई भी और फंड होल्ड नहीं करता, वो अननेसेसरी बैलेंस हैंड में नहीं रखता, मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस हैंड में नहीं रखता, वो पे नहीं करता विदाउट ऑथराइजेशन, चेक करता है पहले ऑथराइजेशन फिर ही पे करता है, उसने प्रॉपर सिक्योरिटी हमें दी हुई है, ठीक है। ये सारी बातें आपको कैशियर से, ये था आपका एग्जांपल फॉर चेकलिस्ट इन केस ऑफ कैशियर, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट आता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड चेकलिस्ट। क्वेश्चनर और चेकलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चनर जो है वो डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं, पर्टिकुलर एक हेडिंग के अंदर घुस के आपको क्वेश्चंस पूछते हैं क्वेश्चनर में। चेकलिस्ट में आपका क्वेश्चंस जो होता है वो मेन कंट्रोल, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए आपका मेन कंट्रोल के क्वेश्चंस होते हैं। फिर क्वेश्चनर में क्या होता है ना, क्वेश्चंस जो है वो आंसर किए जाते हैं कंपनी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एंड चेकलिस्ट में जो आंसर होता है वो ऑडिटर भरता है या फिर ऑडिटर का स्टाफ खुद भरता है। नो, अगर आपको कहीं भी नो दिख जाए क्वेश्चनर में कि वो सामने वाला हमको नो बता दे, तो वो नो इंडिकेट तो करता है वीकनेस है, हाँ वीकनेस है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस हमें पता नहीं चलता कि भाई वो कितना बड़ा वीकनेस है, वो सिग्निफिकेंट वीकनेस है या नहीं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर नो हमें मिल गया चेकलिस्ट में, तो हम उस चेकलिस्ट में स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखवाते हैं कि कितना नो है, मतलब कितना वीकनेस है, क्या वीकनेस है, कैसे है। तो इसलिए हमें चेकलिस्ट में ज्यादा चीजें पता चलती है वीकनेस के बारे में कि वीकनेस मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। ये 3 डिफरेंस है आपके क्वेश्चन और चेकलिस्ट में, आपको क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट भाई सिंपल होता है एकदम, मस्त ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ऐसे हमने पढ़ाया था ना, ये ऐसे, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये ऐसे होता है, ये आपने शायद EIS अगर आपने पहले कोर्स में किया होगा तो आपको पता होगा। तो बाकी तो यही है कि भाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, इसमें मोस्ट कंसाइज होता है, कॉम्प्रिहेंसिव वे होता है, आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, मोस्ट कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव वे है, ये बर्ड्स आई व्यू देता है अपने को, मतलब ओवरऑल व्यू देता है, मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि फ्लो चार्ट कैन प्रोवाइड नीट पिक्चर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एक्टिविटीज। फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एक्टिविटीज, ये आपका मेन कीवर्ड है यहाँ पे। इस पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिख जाए फ्लो चार्ट से रिलेटेड तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एक्टिविटीज दिखाता है। क्या दिखाता है वहां में फ्लो चार्ट, ये हम बताते हैं आपको अपने नोट से कि भाई फ्लो चार्ट क्या दिखाता है। सबसे पहला हमें वो बताता है पॉइंट डॉक्यूमेंट इज रेज्ड और रिसीव्ड, मतलब किस पॉइंट पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट रेज हो रही है या फिर रिसीव हो रही है किसी और पार्टी से। रेज मतलब क्या, इंटरनली वो रेज हो रही है, और रिसीव मतलब क्या, किसी और पार्टी से रेज हो रही है, एंड कितने नंबर ऑफ कॉपीज में वो रिसीव हो रही है या फिर रेज हो रही है, ठीक है। सबसे पहला ये कब डॉक्यूमेंट कहां किस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट रेज हुई। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट किस किस स्टेजेस से पास होके गुजर रही है।
वो डॉक्यूमेंट जो रेज हुई वो किस किस स्टेजेस से पास होके गुजर रही है, एंड उस स्टेजेस पे हम कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब किसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस स्टेजेस पे, एंड उस स्टेजेस पे क्या ऑथराइजेशन है, ठीक है, उस स्टेजेस पे क्या ऑथराइजेशन है, क्या स्टेजेस पे ऑथराइजेशन है या नहीं, एंड मैचिंग करते हैं हम कि बेसिकली हमने ये सोचा था उसके हिसाब से ये हो रहा है। तो इंटरमीडिएट स्टेजेस जिस स्टेजेस से वो गुजर रही है, और फाइनली हम जाके उसको फाइल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फाइल कर देते हैं। फाइल का मतलब क्या? डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल। अगर हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज कहीं बाहर फाइल करना है तो हम फाइल कर देते हैं, या फिर फाइलिंग अपना जो फाइलिंग नॉर्मल फाइलिंग होता है ना, फाइल में बना के रखना, ऐसे ऐसे चिपकाना, ऐसे ऐसे करके, तो वो फाइलिंग कर देते हैं और फाइनल डिस्पोजल कर देते हैं, ठीक है, मतलब किसी बाहर भेज के फाइनल उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो ये आपका मेरे को पता है ये बहुत सेंस नहीं बना रहा होगा आपको, लेकिन हाँ आपको इससे याद हो जाएगा बेसिकली। ये आपका फ्लो चार्ट 2-3 बार पढ़ोगे तो। फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एक्टिविटीज क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखना है एट व्हाट पॉइंट डॉक्यूमेंट इज रेज्ड या फिर रिसीव्ड, कितने कॉपीज में मिलती है, क्या इंटरमीडिएट स्टेजेस है, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑथराइजेशन एंड मैचिंग करना है, फिर लास्ट में जाके फाइलिंग कर देना, फाइनल डिस्पोजल कर देना है, ठीक है। फिर एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट टू इनकॉर्पोरेट नरेशन। अगर आपको नरेशन भी इनकॉर्पोरेट करना है फ्लो चार्ट में, नरेशन मतलब क्या, हम जो नरेट का मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। फ्लो चार्ट में तो सिर्फ इतना इतना चीजें होता है ना, आपको इस पर्टिकुलर चीज को नरेशन प्रोवाइड करना है, तब आपको दो नरेशन किस बात के लिए यूजफुल होगा, वो नरेशन हम क्यों डालते हैं, क्या यूजफुलनेस है। सबसे पहला पॉइंट फॉर ओरिजिन, मतलब ये आप ठीक है थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ऊपर से भी निकाल दोगे चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट फॉर ओरिजिनेटिंग फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, कहां पे ओरिजिनेट हो रहा है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट्स एंड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या नंबर ऑफ कॉपीज या डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम ऊपर से 2-3 चीजें तो मिक्स होकर आ रही है। बुक्स हमने कौन सी मेंटेन की है, एंड क्या कोई अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है उस फ्लो को बिगाड़ने की, कोई और फ्लो फॉलो करने की, ठीक है। अब हम बात करें छोटा सा और थोड़ा सा आपका बचा है, ये हम बस इतना सा, बाकी ये तो आपका टाइम पास ही है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको क्या करना है, वो ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। तो बस इतना सा बचा है, इतने से के लिए थोड़े से देर के लिए रुक जाओ, बस जल्दी बस हम खत्म करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा की कंपोनेंट्स टू इवैल्यूएट एंड असेस कंट्रोल एनवायरनमेंट। सर आपने याद आ गया सर, याद आ गया, आपने बोला था वहां पे कि वहां पे था एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, यहां पे है कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो अगर एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम वो वाला लिखेंगे, और अगर कंपोनेंट्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम ये वाला लिखेंगे, राइट सर, यस। या तो आपका आएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, या फिर आपका आएगा एसओपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। सर एसओपी का मतलब क्या होता है? एसओपी का मतलब वो होता है कि ठीक है, इसमें फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि एक प्रोसीजर को करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आप लिख के रखते हो, ताकि आपका जो भी काम, कोई भी बंदा काम करने आए, जब आप जॉब रोटेशन करो तो उसको आप बता सको कि अच्छा ये हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ऐसे हम काम करते हैं। मॉडस ऑपरेंडी जिसको आप बोल सकते हो कि भाई जैसे आप काम करते हो ऐसे उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके एलिमेंट्स की बात करेंगे और कंपोनेंट्स की बात करेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट के। तो क्या एलिमेंट्स है, क्या कंट्रोल से, या फिर एसओपी किसको एड्रेस करता है, किसको कंसिडर करता है? 5 चीज को ये हम अपने नोट से डिस्कस कर लेते हैं। एसओपी किसको कंसिडर करता है, फिर कंपोनेंट्स टू असेस एंड इवैल्यूएट कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले आता है आप रिस्क मैनेज कर लो। एसओपी क्या करता है? आपका रिस्क मैनेज करता है पूरी एंटरप्राइज का, रिस्क के अगेंस्ट होता है आपका कंट्रोल्स। तो इंटरनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंट्रोल्स आपका देखता है एसओपी। अब कंट्रोल्स में आपका सबसे मेन कंट्रोल है एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। से एसओडी में 2 चीजें आती है, सबसे पहला होता है जॉब रोटेशन, एंड दूसरा होता है एसओडी में क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डॉक्यूमेंट। सर ये क्या है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डॉक्यूमेंट? इसका मतलब क्या, जो आपकी पावर्स है ना उसको कैसे डेलीगेट करना है, वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स आपके एक डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डॉक्यूमेंट। तो ये आपका एक क्वेश्चन है पूरा। एसओपी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, फिर कंपोनेंट्स क्या है ऑफ इंटरनल ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, जिसमें आप 2-3 लाइन खुद से लिख लेना है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, हमने एंटरप्राइज के रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, हमारे कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंट्रोल्स को देखना पड़ता है, सही कंट्रोल्स है या नहीं है। एसओडी में हमें देखना पड़ता है कि भाई सारा काम एक बंदा सारा काम ना कर रहा हो, एक का काम दूसरे का अंडर रिव्यू आ रहा हो। जॉब रोटेशन इसलिए करते हैं ताकि एक बंदा एक ही टाइम मतलब लॉन्ग टाइम के लिए एक ही काम ना करता रहे। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कि फाइनेंशियल पावर्स आपने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको रिव्यू करते हैं पीरियडिकली। हमने ऊपर एक पॉइंट कवर किया था फाइनेंशियल पावर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको 2-3 पॉइंट लिख देने, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं हो, ठीक है, सिंपल वाले पॉइंट्स। अगर ये आपको क्वेश्चन भी वैसे रेयरली आएगा, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट किसके अगेंस्ट, कंट्रोल्स के रिलेटेड। कौन से कंट्रोल्स? आईटी कंट्रोल्स। एंड सबसे बड़ा कंट्रोल होता है हमारा एसओडी सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पांसिबिलिटी। इसको हम जॉब रिस्पांसिबिलिटी भी बोल लो या फिर ड्यूटीज भी बोल लो, एक ही बात है। फिर उसमें आता है हमारा जॉब रोटेशन एंड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट फॉर इंटरनल कंट्रोल्स इज रिपोर्टिंग टू
क्लाइंट ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, कि क्लाइंट को हम रिपोर्ट कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस के बारे में। क्या रिपोर्ट कर रहे हैं भाई? थ्रू लेटर ऑफ वीकनेस और मैनेजमेंट लेटर। सर मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आपने ये हमें एसएस में भी करवाया हुआ टॉपिक। हाँ मैंने एसएस में भी करवाया हुआ है, उसमें अलग पॉइंट्स और यहाँ पे अलग पॉइंट्स है, तो दोनों में से आपको देखना पड़ेगा उसका हेडिंग क्या है। वहां पे अलग हेडिंग है, यहाँ पे अलग हेडिंग है, तो दोनों के हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो हम ये लेटर ऑफ वीकनेस में क्या क्या बताते हैं? हम ये लेटर ऑफ वीकनेस में ये बताते हैं वो एरियाज ऑफ वीकनेसेस, कि भाई कहां पे वीकनेसेस है, कौन से एरियाज में वीकनेसेस है, एंड क्या सजेशंस हम दे रहे हैं। ये हम लेटर ऑफ बेसिकली लेटर ऑफ वीकनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं कि हम क्यों लेटर ऑफ वीकनेस देते हैं। उस लेटर ऑफ वीकनेस में हम वीकनेसेस के एरिया के बारे में बताते हैं एंड क्या सजेशंस हम उनको सजेशंस देते हैं फॉर इंप्रूवमेंट। सजेशंस आर अ वैल्यूएबल रेफरेंस, मैनेजमेंट के लिए एक वैल्यूएबल रेफरेंस है ताकि वो चेंजेस इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है, ताकि वो रिवाइज कर सके सिस्टम को। वो हमारे सजेशन के बेसिस पे ही रिवाइज करती है सिस्टम को, इसलिए वो वैल्यूएबल रेफरेंस है। और हम सजेशंस क्यों देते हैं? एक तो ये मैनेजमेंट के काम का हो गया, एक हमारे काम का इसलिए ताकि हम अपनी लीगल लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सके, ताकि बाद में चल के अगर इंटरनल कंट्रोल्स के रिलेटेड कोई भी काम हो गया, कोई भी गलत काम हो गया, तो मैनेजमेंट हमारा गला ना पकड़े। हम उनको पहले ही बता देंगे भाई हमने तो आपको लेटर ऑफ वीकनेस में बता दिया था कि इसमें गड़बड़ है, होने के चांसेस हैं, तो आपने पहले आपको सुधारना चाहिए था, हमने तो हमारा काम कर दिया था, ठीक है। तो उनको बता देना ताकि हम अपनी मिनिमम लीगल लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सके। एंड लास्ट में हम उनको ये भी बताएंगे, जो हम पहले उस ऐसे में जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी बताया था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने सिर्फ वही वीकनेसेस डिस्कस किए हैं जो हमारे अटेंशन में आ गए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन नहीं करना एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हम एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिटरमाइन नहीं करते। हम सिर्फ वो वीकनेसेस आपको बता रहे हैं जो हमारे अटेंशन में आ गए, ऐसे और वीकनेसेस हो सकते हैं। और ये लेटर लिखने के बाद एक बात आप ध्यान रखना, आपने सोचा अच्छा इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेसेस है, मैंने मैनेजमेंट को बता दिया, अब मुझे रिपोर्ट में बताने की क्या जरूरत है? भाई रिपोर्ट में थोड़ी बताना है मुझे। तो आपकी ये बात गलत है। अगर आपने ये लेटर लिख दिया तो भी अब यू आर नॉट रिलीव्ड फ्रॉम योर ड्यूटी फॉर रिपोर्टिंग वीकनेसेस। आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे अपने आपको वीकनेसेस रिपोर्ट करने पड़ेंगे अपनी रिपोर्ट में बाय क्वालिफिकेशन। अगर आपको क्वालिफिकेशन करना पड़े तो आप क्वालिफिकेशन भी कर दो। अगर डिफेक्ट करेक्ट नहीं हुए हैं, अगर आपने रिपोर्ट लेटर दे दिया मैनेजमेंट को, फिर भी मैनेजमेंट ने वो डिफेक्ट करेक्ट नहीं किया, तो आपको क्वालिफिकेशंस भी करना पड़ सकता है, ठीक है। ये था हमारा पूरा इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक रहता है विच इज इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल्स फ्रेमवर्क, कि आपके जो इंटरनेशनली इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए एंटिटी में, उससे रिलेटेड क्या क्या फ्रेमवर्क है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फ्रेमवर्क है इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क इशूड बाय कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेड वे कमीशन। सर इतना बड़ा नाम है, कैसे याद रखेंगे आप? ये ऐसा चैप्टर है तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा ना। मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था कोसो फ्रेमवर्क। अब इसको कोसो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कोसो फ्रेमवर्क है। कोसो फ्रेमवर्क में अब आपको क्या पूछेगा? आपको पूछेगा ना ये 17 प्रिंसिपल्स कौन से फ्रेमवर्क में होते हैं, 5 कंपोनेंट 17 प्रिंसिपल्स कौन से फ्रेमवर्क में होते हैं, 3 कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है कोसो फ्रेमवर्क के। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स है सारे, कि भाई कितना है पीसीओबी पब्लिक टेंट में, कितने क्राइटेरिया है, कितने एरियाज है, फिर ये कितने हाई लेवल प्रोसेस है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अच्छा कोसो फ्रेमवर्क में 17 प्रिंसिपल्स है जिसमें 5 कंपोनेंट्स है। कौन से 5 कंपोनेंट्स है? वही सेम कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब ये 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैसे याद रखेंगे? कोसो के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। कोसो के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आरओसी के पास जाना पड़ेगा। आरओसी मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव्स, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आरओसी के पास जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स किससे रिलेटेड होते हैं? स्टेक होल्डर्स से रिपोर्टिंग के रिलेटेड होते हैं। ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड होते हैं। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए रिलेटेड होते हैं। एंड इसी कोसो फ्रेमवर्क में हमें लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब ये कोसो फ्रेमवर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया गया है एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया गया है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट सेक्शन 404। ये यूएसए का है, यूएसए आपका एमसीक्यू में आ जाए तो शायद। तो सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट सेक्शन 404 में बताया गया है यूएसए में ये मैंडेटरी है कि भाई सारी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, जितनी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है उनको एस्टेब्लिश करना इंटरनल कंट्रोल्स एंड उनको डॉक्यूमेंट करना इंटरनल कंट्रोल्स एंड उनको टेस्ट करना इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि वो इंश्योर कर सके इफेक्टिवनेस को, ठीक है। ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है इन यूएसए,
ठीक है। एंड ये जो आपका सर्बेंस ऑक्सले एक्ट बना ना, इसके बाद आपका एक पीसीएओबी भी बना। पीसीएओबी इज योर बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी बना। तो वो क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल वहां पे होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल यहाँ पे जैसे होता है अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, वैसे वहां पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल होता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल एंड पीसीएओबी मिलके ये बोलते हैं कि हम ऐसा रिक्वायर करते हैं कि मैनेजमेंट जो है एंटिटी का वो परफॉर्म करेगा असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए सर्वेलेंस ऑक्सले एक्ट में, तो आपको यही बातें लिखनी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को परफॉर्म करना है असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट अपना एक असेसमेंट परफॉर्म करो। दूसरा, वो जो असेसमेंट है वो आपको एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। तीसरा, ऑडिटर को 2 ओपिनियन प्रोवाइड करना है। सबसे पहला ओपिनियन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी, एंड दूसरा जो ट्रेडिशनल ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देते हो वो तो दे दो। मतलब इसमें 3 बातें लिखी हुई है, मैनेजमेंट परफॉर्म करो, दूसरा उसको रिपोर्ट करो अपने एनुअल रिपोर्ट में, तीसरा ऑडिटर तुम अपने 2 ओपिनियन दो, एक तो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स पे, एंड एक ट्रेडिशनल ओपिनियन दो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। ये आपका था दूसरा फ्रेमवर्क। तीसरा फ्रेमवर्क है गाइडेंस ऑन असेसिंग कंट्रोल पब्लिश्ड बाय कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीएस, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कैनेडियन इंस्टीट्यूट ने जो फ्रेमवर्क इशू किया है उसका नाम होता है क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल्स, कोको फ्रेमवर्क। क्या है? कोको फ्रेमवर्क, क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना बाय बेटर कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अगर आपको ये पूछ ले कि भाई किसका ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस किसका इंप्रूव करने का फ्रेमवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप बोल दोगे कोको का ऑब्जेक्टिव है। इसमें 20 क्राइटेरिया होते हैं और 4 एरियाज के अंदर आपको 20 क्राइटेरिया होते हैं। 4 एरियाज कौन कौन से हैं? PCCM। अब इसमें मैं आप बोलोगे सर आप तो ऐसे न्यूमेरिक्स नहीं बनवाते थे, अब बनवाने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं यार। यहाँ पे भी मैंने आपसे आरओसी बनवाया ना, अब जहाँ पे बनाने हैं वहां पे बनवाने पड़ेंगे ना, इसको मैं कैसे याद कराऊं, ठीक है। तो पीसीसीएम का मतलब क्या होता है? पर्पस होता है इसमें कमिटमेंट, कैपेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। पर्पस मतलब डायरेक्शन क्या है आपका, कमिटमेंट मतलब आइडेंटिटी एंड वैल्यूज क्या है, कैपेबिलिटी मतलब आपकी कॉम्पिटेंस कितनी है, एंड मॉनिटरिंग एंड लर्निंग आपका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, आप कैसे सीख रहे हो। तो ये 4 एरियाज है आपके कोको फ्रेमवर्क में। फिर हम बात करते हैं गाइडेंस फॉर डायरेक्टर्स ऑन कंबाइंड कोड पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स ने भी एक गाइडेंस पब्लिश किया है जिसको हम बोलते हैं टर्न बुल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? टर्न बुल रिपोर्ट। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। टर्न बुल रिपोर्ट मतलब क्या, कौन से किसने इशू किया, ये सब। उसमें 3 प्रिंसिपल्स हमें दिए गए। 3 प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल है कि बोर्ड को एक मेंटेन करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ताकि वो सेफगार्ड कर सके शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। दूसरा, डायरेक्टर्स को एटलीस्ट एनुअली कंडक्ट करना है रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड रिपोर्ट करना है शेयर होल्डर्स को कि हाँ हमने रिव्यू कंडक्ट कर लिया, एंड वो रिव्यू में सारे कंट्रोल्स इंक्लूड होने चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको केस स्टडी में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इस पे मुझे आप ब्रीफ बता दो, इसका डिस्क्रिप्शन दे दो। तो यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा है ये दोनों तो काम आपने कर लिया, और अगर आपके पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या आपको जरूरत है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की या नहीं है। टाइम टू टाइम आपको ये रिव्यू करना पड़ेगा। तो 3 चीजें, बोर्ड को मेंटेन करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको रिव्यू इफेक्टिवनेस करना है और उसको बताना है, और सारे कंट्रोल्स होने चाहिए उस रिव्यू में। एंड लास्ट में अगर आपके पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है तो फिर रिव्यू करो कि क्या आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन की जरूरत है या नहीं है। एंड लास्ट में आता है हमारा कोविड का मतलब है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये 2 दिन में पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये किसने बनाया भाई? किसने बनाया? इसाका ने बनाया भाई। इसाका का मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। अगर आपके बोले कि कौन सा ऐसा कंट्रोल फ्रेमवर्क है विच इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कोबिट, क्योंकि इसमें आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की बात होती है। और कोबिट में कितने प्रोसेसेस हैं? 34 हाई लेवल प्रोसेसेस हैं, जिसमें 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है ये। 34 हाई लेवल प्रोसेसेस है जिसमें 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं 4 डोमेन्स के अंदर। अब वो 4 डोमेन्स कौन कौन से हैं? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक्विजिशन प्लानिंग करो, उसको एक्वायर करो, फिर उसको डिलीवरी एंड सपोर्ट करो, और मॉनिटर और इवैल्यूएशन करो, ठीक है। ये था आपका कोविड। तो आई होप आपको रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। कमेंट में लिख देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे, किसी भी डाउट से रिलेटेड। 90237 में से 2 गया 5601। एंड शायद हो सकता है टेलीग्राम बैन हो जाए, तो आप व्हाट्सएप चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बस दुआ में याद रखना, इस बार ऑडिट में एग्जाम्शन पार। थैंक यू, बाय बाय।